दोस्तों, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि आप स्टोरी सुनते हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसलिए आप एक लाइक कर दिया करो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यदि आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियां मिलती रहती हैं। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तरी कायनात अकादमी में कुछ ही परमाचार्य रैंक के चेतक योगी हैं, जिनका दर्जा बहुत ऊंचा है। अगर वे तुम्हें सिखाना नहीं चाहते तो चेतना अंक कितने भी हों, उनके लिए मायने नहीं रखते। नैना ने ध्रुवांश के चेहरे पर भावनाओं का उतार चढ़ाव देखा और उसे और छेड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने गंभीरता से सुझाव दिया, मैं बाद में सुनैना से बात करूंगी। देखती हूं कि क्या वह उस बुजुर्ग से तुम्हारा जिक्र कर सकती है। तुम्हारी चेतना जाल में प्रतिभा सुनैना से ज्यादा है। मुझे लगता है कि वह बुजुर्ग तुम्हारी गुजारिश ठुकराएगा नहीं। ध्रुवांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अभी उसे चेतना जाल में ट्रेनिंग की सख्त जरूरत थी। आखिरकार यह चेतना शक्ति की ट्रेनिंग जैसा नहीं था। इस पहलू में बहुत ज्यादा जटिल जानकारी और बारीकियां थीं। बिना दूसरों के मार्गदर्शन के इस रास्ते पर अकेले चलने में हमेशा कई टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं। ध्रुवांश की ओर इशारा करते हुए नैना ने देखा कि उसके चेहरे पर अभी भी हल्की पीलापन था। उसे और परेशान नहीं करना चाहते हुए 2 शब्द कहकर वह मुड़ी और चली गई। नैना की दूर जाती आकृति को देखकर ध्रुवांश ने चेतना जाल की महारत का मसला अस्थायी रूप से दिमाग से निकाल दिया। अभी सबसे जरूरी था कि वह अपनी चोटों से उबर ले, फिर 3 दिन बाद सजा महल में अपने चेतना रोशनी सशक्तिकरण के लिए जाए। अगले 2 दिनों में भले ध्रुवांश के आसमानी रैंकिंग में तीसरे रैंक पर पहुंचने की खबर बहुत जोर शोर से फैली, उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। नए छात्रों के इलाके से आधा कदम भी बाहर न निकलकर उसने बाहर की सारी हलचल को बंद कर दिया। शांत और सुकून भरे आराम में ध्रुवांश के शरीर की चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। भले उसकी नसों में अभी भी कुछ छिपी चोटें थीं, इन्हें सिर्फ समय के साथ ही ठीक किया जा सकता था, और यह जल्दबाजी की बात नहीं थी। तीसरे दिन के आने तक ध्रुवांश का रंग रूप लगभग पूरी तरह ठीक हो गया था। उसके चेहरे का सारा पीलापन गायब था और उसके शरीर में जबरदस्त चेतना शक्ति बह रही थी, जिसमें हल्का हल्का सुधार दिख रहा था। इमारत की छत पर खड़े होकर ध्रुवांश ने आलसी ढंग से अंगड़ाई ली, जिससे उसके शरीर की सारी हड्डियों से पटाखों सी चटकने की आवाजें आईं। इस बेहद सुकून भरे एहसास ने ध्रुवांश को अनियंत्रित कराह निकालने पर मजबूर कर दिया। अमायरा की संतुष्ट आवाज पीछे से गूंजी, लगता है तुम बहुत अच्छे से ठीक हो गए हो। अभी ध्रुवांश वाकई एक उभरते ड्रैगन सा जबरदस्त और जीवंत दिख रहा था। 3 दिन पहले उसकी कमजोर और नाजुक हालत ने अमायरा के दिल को बहुत दुखाया था। ध्रुवांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लगभग ठीक ही है। उत्तरी कायनात अकादमी के भीतरी हिस्से की ओर देखते हुए वह बोला, चलो हमें सजा महल की ओर जाना चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालकर चेतना रोशनी सशक्तिकरण जीता है, कम से कम उसका मजा तो लेना चाहिए ना। अमायरा ने अपनी छोटी सी माथे को हल्के से हिलाकर सहमति दी। चेतना रोशनी सशक्तिकरण के बारे में सचमुच वह भी थोड़ा उत्सुक थी। ध्रुवांश ने हाथ बढ़ाया और अमायरा के लाल लाल चेहरे के बावजूद उसकी प्यारी छोटी उंगलियां पकड़ लीं। हल्के से दबाकर और हंसते हुए उसने उसे साथ लिया और हवा में उड़ गया। अगले पल दोनों प्रकाश की किरणें बनकर अकादमी के भीतर सजा महल की ओर बढ़ गए। सजा महल उत्तरी कायनात अकादमी के भीतरी हिस्से में बसा था। पूरी अकादमी में इसका दर्जा और ताकत बहुत ऊंची थी, क्योंकि पूरी अकादमी की सुरक्षा और रक्षा का बड़ा सवाल इसके काबू में था। सजा महल के ज्यादातर सदस्य उत्तरी कायनात अकादमी के वे छात्र थे जो पास होकर भी यहीं रुक गए थे। हर नई बैच के साथ वे सजा महल में नया खून लाते थे। जाहिर है, सजा महल में शामिल होने के बाद कोई छात्र नहीं कहलाता था और न ही वह छात्रों के बीच होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकता था। इसलिए ज्यादातर मौकों पर अकादमी में सजा महल के सदस्यों को देखना छात्रों के लिए बहुत मुश्किल था। इसी तरह सजा महल का सदस्य बनने के बाद भेजे जाने वाले कामों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता था।
यह कोई शांत मीनार नहीं थी, क्योंकि यहां लागू होने वाले नियम और कानून जाहिर तौर पर और सख्त और गंभीर थे। आखिरकार सजा महल उत्तरी कायनात अकादमी की रक्षा के लिए बनाया गया था। उनके दुश्मन अब वे छात्र या सीनियर्स नहीं थे जो आपस में मुकाबला करते थे, बल्कि उत्तरी महाद्वीप में साफ या छिपे हुए विभिन्न दुष्ट ताकतें थीं। अकादमी की नरम माहौल की तुलना में सजा महल के अंदर साफ तौर पर खून और लोहे का जायका था, जिसमें ठंडी और सख्ती का एहसास था। अकादमी के भीतरी हिस्से में बाहर की हरी भरी और जीवंत चमक नहीं थी, यहां तक कि आसमान भी ज्यादा गहरा और बादलों से भरा दिखता था। एक विशाल हॉल जो बाकी माहौल से अलग था, एक पहाड़ी चोटी पर खड़ा था। हवा में समय समय पर कवच पहने लोगों के समूह आते जाते दिखते थे। उनके चलने से हवा में मारक इरादों की लहरें महसूस होती थीं। इस तरह की भव्य मौजूदगी कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना उत्तरी कायनात अकादमी के छात्र नहीं कर सकते थे। इसे अपनी आंखों से देखकर ध्रुवांश और अमायरा दोनों थोड़ा हैरान और चौंके। यह वह ताकत थी जो सचमुच उत्तरी कायनात अकादमी की रक्षा करती थी। भले अकादमी को उत्तरी महाद्वीप में एक विशाल ताकत माना जाता था, इसका मतलब यह नहीं था कि महाद्वीप में कोई ऐसी ताकत या प्रभाव नहीं था जो इसे चुनौती दे सके। इस विशाल महाद्वीप में जहां योद्धा आसमान के बादलों जितने थे, कुछ ताकतवर शक्तियां अभी भी अंधेरे से इसे ताक रही थीं, और यह सजा महल उन ताक झांक करने वाली ताकतों को डराने और दूर रखने के लिए था। इस भीतरी हिस्से में पहुंचने पर ध्रुवांश और अमायरा को कोई रुकावट नहीं मिली। जाहिर है सजा महल को उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। दोनों ने कुछ बारीक जांच से गुजरने के बाद उस विशाल चोटी पर उतर गए जो दूर आसमान को छू रही थी। चोटी के शीर्ष पर एक विशाल हॉल शांत बैठा था, जैसे कोई क्रूर और ठंडे खून वाला जानवर जो चुपके से अपने शिकार पर नजर रख रहा हो। उसे दिल दहलाने वाली क्रूर शक्ति निकल रही थी। विशाल हॉल के सामने एक काला पत्थर का चौक था, जिसका जेठ काला रंग ठंडी रोशनी की चमक बिखेर रहा था। जब ध्रुवांश और अमायरा काले पत्थर के चौक पर उतरे, उन्होंने श्रीनु और लीकांश को देखा, जो उनसे पहले वहां पहुंच चुके थे और चौक के बीच में खड़े थे। उनके सामने लिंगसेन, राघव और गगन थे। ध्रुवांश की नजर उनसे गुजरी और उनके सामने की जगह पर टिकी। वहां एक काले कपड़ों वाला मध्यम आयु का मर्द खड़ा था, जिसके हाथ पीठ के पीछे थे। उसका चेहरा ठंडा और क्रूर था। जब ध्रुवांश की नजर उससे मिली, एक बर्फ सी ठंडी हवा निकली, जिसने हवा को जमा दिया। वह वहां खड़ा था, बिना एक शब्द बोले। इसके बजाय एक अदृश्य दबाव ने उन्हें ढक लिया। इस दबाव में श्रीनु जैसे बेकाबू और घमंडी लोग भी नम्र और शांत हो गए। इस दबाव को महसूस कर ध्रुवांश ने उस काले कपड़ों वाले मर्द को हैरानी भरी नजरों से देखा। ऐसा लगता था कि उसकी ताकत बहुत डरावनी थी। ध्रुवांश ने अमायरा को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए समूह से कहा, हमें देर होने के लिए माफ करें। लिंगसेन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, अभी यह शुरू नहीं हुआ। उसने सामने खड़े काले कपड़ों वाले मध्यम आयु के मर्द की ओर इशारा किया और बोला, ये हमारे सजा महल के लीडर हैं, लीडर मयूर। साथ ही वे उत्तरी कायनात अकादमी के ऊंचे पद वाले बुजुर्गों में से एक हैं। लिंगसेन की बात सुनकर ध्रुवांश थोड़ा चौंका। अब तक उसे अकादमी के ऊंचे स्तरों की कुछ समझ थी। पूरी अकादमी में ऊंचे पद के बुजुर्गों की 5 सीटें थीं। पहले नए छात्रों के बड़े भोज में जेहान नाम का एक बुजुर्ग था, जो स्वर्गीय आसन का बुजुर्ग लगता था। सामने वाला शख्स अप्रत्याशित रूप से 5 ऊंचे पद के बुजुर्गों में से एक था, यानी वह उत्तरी कायनात अकादमी की शीर्ष युद्ध ताकतों में से एक था। ध्रुवांश ने झुककर हाथ जोड़े और कहा, लीडर मयूर को नमस्ते। मयूर ने ध्रुवांश को गहरी नजरों से देखा। तो तुम वही नए छात्र ध्रुवांश हो जिसने गगन को हराया? उसकी नजर बहुत तीखी और भेदने वाली थी, जैसे वह ध्रुवांश को भेदना चाहता हो। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और बोला, यह सिर्फ सीनियर गगन के रास्ता देने की वजह से था। अगर हम और लड़ते तो मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं बची होती। उसके शब्द सच थे। अगर वह गगन के साथ और लड़ता तो ध्रुवांश ज्यादा से ज्यादा बराबरी कर पाता। जीत हासिल करना जाहिर तौर पर असंभव था, चाहे उसके पास कितने ही छिपे हथियार हों। बदलाव चरण और सिद्धि रैंक के बीच अभी भी बहुत बड़ा फासला था।
मयूर ने बुदबुदाया। तो ये लड़का नम्रता भी जानता है, हाँ? वह हंसकर गगन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ा अजीब भाव था, और बोला, ये लड़का आमतौर पर बहुत घमंडी है। उसके घमंडी मिजाज को रोक पाना दिखाता है कि तुम में कुछ काबिलियत है। ध्रुवांश ने सिर्फ अटपटी हंसी दी। मयूर ने ध्रुवांश को देखा और बोला, बहरहाल तुम वाकई बहुत अच्छे हो, क्योंकि नए छात्र की हैसियत से तुम इस मुकाम तक पहुंचे। पिछले कुछ सालों में तुम ऐसा करने वाले पहले हो। यहां तक कि श्रीनु भी अपने नए सालों में ऐसा नहीं कर पाया था। उसने ध्रुवांश की तारीफ में कोई कंजूसी नहीं की। ये तारीफ सुनकर श्रीनु मुस्कुराया। अपने नए साल में वह सिर्फ सिर झुकाकर कड़वी ट्रेनिंग करता था। उस साल उसने शिकारी युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया था। जीत की तो बात ही छोड़ दो। मयूर ने अचानक अमायरा की ओर देखा, जो ध्रुवांश के बगल में खड़ी थी, और बोला, तो तुम अमायरा हो ना? उसकी नजर अमायरा की जेड़ सी उंगलियों में कसकर पकड़ी देवांश तलवार पर टिकी। अमायरा ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, हां। उसने देखा कि मयूर की नजर उसकी तलवार पर थी और उसकी भौहें हल्की सिकुंडी। मयूर ने हंसकर कहा, हां, मैंने तुम्हारे पिता के हाथों में यह तलवार पहले देखी है। उसके चेहरे पर थोड़ा जटिल भाव उभरा। यह सुनकर सब हैरानी से खाली नजरों से देखने लगे, जबकि अमायरा थोड़ा चौंकी। इस मयूर ने वाकई उसके पिता से मुलाकात की थी। लगता है वह उसकी हैसियत को समझता था। ध्रुवांश भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन यह कोई खास अप्रत्याशित बात नहीं थी। मयूर उत्तरी कायनात अकादमी का स्वर्गीय आसन का बुजुर्ग था, और उसे अमायरा की हैसियत की कुछ समझ होनी चाहिए थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि मयूर ने अमायरा के पिता से पहले मुलाकात की होगी। मयूर ने थोड़ा उदास होकर कहा, अपने ट्रेनिंग के सालों में मैंने एक बार तुम्हारे पिता से मुलाकात की थी, संयोग से। अगर बात करें तो मैं उनकी जान का कर्जदार भी हूं। अफसोस, मुझे वह कर्ज चुकाने का मौका नहीं मिला। उसके स्पष्टीकरण ने सबकी हैरानी को शांत किया। अमायरा का चेहरा भी थोड़ा मंद पड़ गया। जाहिर है उसे जो कुछ हुआ था उसकी पूरी जानकारी थी। जब माहौल थोड़ा भारी हो गया, लिंगसेन और बाकियों ने पहली बार मयूर के चेहरे पर ऐसा भाव देखा जिससे वे कोई अच्छे शब्द नहीं बोल पाए। खुशकिस्मती से मयूर जल्दी अपने सामान्य चेहरे पर लौटा। उसने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, अब जब तुम सब आ गए हो तो चलो चेतना रोशनी सशक्तिकरण शुरू करते हैं। उसके हाथ के इशारे पर बड़े हॉल से 3 बूढ़े निकले। ये 3 उत्तरी कायनात अकादमी के बुजुर्ग थे, लेकिन जाहिर था कि उनका दर्जा मयूर जितना ऊंचा नहीं था। मयूर ने तीनों की ओर देखा और बोला, तुम तीनों के लिए ये 3 बुजुर्ग तुम्हारे चेतना रोशनी सशक्तिकरण में मदद करेंगे। फिर उसने अमायरा को देखा और कहा, लड़की, मैं खुद तुम्हारे चेतना रोशनी सशक्तिकरण में मदद करूंगा। यह सुनकर लिंगसेन और बाकियों ने हैरानी से आवाज निकाली। मयूर वाकई एक छात्र के सशक्तिकरण में खुद मदद करने जा रहा था। यह पिछले कुछ सालों में पहली बार था। चेतना रोशनी सशक्तिकरण में मदद करने वाला जितना ताकतवर होता, उतना ज्यादा फायदा मिलता। मयूर उत्तरी कायनात अकादमी के 5 ऊंचे पद के बुजुर्गों में से एक था। पूरी अकादमी में साफ तौर पर उससे ज्यादा ताकतवर बहुत कम थे। अमायरा थोड़ा हिचकी। जब उसने ध्रुवांश को सिर हिलाते देखा, तब उसने नरम स्वर में सिर हिलाकर कहा, तो इसके लिए लीडर मयूर को बहुत बहुत शुक्रिया। मयूर ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, यह मेरे कर्ज का थोड़ा सा हिस्सा चुकाने जैसा है। हालांकि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। यह कहकर उसने आदेश दिया, तुम तीनों इन 3 बुजुर्गों के साथ अंदर जाओ। ध्रुवांश और बाकी 2 ने सिर हिलाया। जैसे ही वे चलने वाले थे, एक उदास और प्राचीन सी आवाज अचानक धीरे धीरे सबके कानों में गूंजी, रुको। इस अचानक आवाज ने सबको चौंका दिया। सिर उठाकर देखा तो एक बूढ़ा विशाल काले हॉल के सामने एक पत्थर के खंभे पर बैठा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उसका सिर गंजा था, बिना एक भी बाल के। उसकी आंखें हमेशा उदास दिखती थीं, जैसे वह कभी पेट भर खाना न खाया हो। इस गंजे बूढ़े को देखकर ध्रुवांश तुरंत हैरान हुआ। क्या यह वही बूढ़ा नहीं जो मुझे बिजली इलाके में मिला था? उसने जो बिजली राज शरीर ट्रेनिंग की थी, वह इसी गंजे बूढ़े ने दी थी। उसके अलावा श्रीनु और लीकांश के चेहरों पर भी हैरानी थी,
क्योंकि वे भी बिजली इलाके में इस गंजे बूढ़े से मिल चुके थे। मयूर के चेहरे पर भी हैरानी उभरी। उसने जल्दी से सम्मान के साथ नमस्ते की। उत्तरी दरिया बादशाह। मयूर का यह रवैया देखकर सब और हैरान हुए। उत्तरी कायनात अकादमी में कोई ऐसा था जो मयूर को इतना सम्मान दिखाने पर मजबूर कर सकता था। सामने वाले गंजे बूढ़े की असलियत क्या थी? श्रीनु, लिंगसेन और बाकियों ने सोचा। फिर उनके चेहरे अचानक बदल गए। हैरानी से भरे हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या ये हमारी अकादमी का रक्षक दैवीय जानवर उत्तरी दरिया ड्रैगन हो सकता है? उत्तरी कायनात अकादमी में अध्यक्ष त्रिकेशु के अलावा सिर्फ एक ही शख्स था जो मयूर को इतना सम्मान दिखाने पर मजबूर कर सकता था। वह रहस्यमय और धुंध सा उत्तरी दरिया ड्रैगन। ध्रुवांश का दिमाग कांप गया। वह अविश्वास के साथ उस गंजे बूढ़े को देखने लगा जो हमेशा उदास दिखता था, और उसे उसकी तस्वीर उस दैवीय जानवर से जोड़ने में मुश्किल हो रही थी जो आसमान और जमीन को डरा सकता था। पत्थर के खंभे पर गंजे बूढ़े ने हाथ हिलाया। अगले ही पल वह ध्रुवांश और बाकियों के सामने था। उसकी लगभग तुरंत होने वाली गति ने ध्रुवांश और बाकियों की आंखें सिकोड़ दीं। गंजे बूढ़े ने मयूर की ओर हाथ हिलाया, फिर उसकी नजर ध्रुवांश और बाकियों पर घूमी और आखिर में ध्रुवांश पर टिक गई। ध्रुवांश ने बूढ़े की नजरों को देखकर थोड़ा असहज महसूस किया और बोला, सीनियर। उसके चेहरे के बदलाव को नजरअंदाज करते हुए गंजे बूढ़े ने उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कुछ शब्द बोले, सुना है तुमने कुछ दैवीय काली बिजली जमा की थी, सही है? ध्रुवांश ने यह सुनकर थोड़ा चौंका। थोड़ा हिचकने के बाद उसने सिर हिलाया और बोला, यह संयोग से हुआ कि मैंने दैवीय काली बिजली की एक लकीर को शुद्ध कर एक बिजली बीज बनाया और अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। शिकारी युद्ध के दौरान सीनियर गगन से लड़ने के लिए मैंने उस दैवीय काली बिजली बीज को तोड़ दिया। यह सुनकर गगन को आखिरकार समझ आया कि ध्रुवांश ने अपनी बदलाव चरण प्रारंभिक स्तर की ताकत के साथ इतनी जबरदस्त ताकत कैसे दिखाई। लेकिन उसने ध्रुवांश को अजीब नजरों से देखा और सोचा, यह लड़का वाकई एक सनकी है। उसने सचमुच दैवीय काली बिजली को अपने शरीर में अवशोषित किया। यह तो कुछ ऐसा है जिससे परमार्थ स्तर के योद्धा भी दूर रहते हैं। और दैवीय काली बिजली बीज को तोड़ने के बाद ध्रुवांश अप्रत्याशित रूप से जिंदा रह गया। यह उन्हें और अजीब लगा। क्या इस लड़के की जिंदगी की इच्छा इतनी ज्यादा मजबूत थी? गंजे बूढ़े की धुंधली आंखों में रोशनी की किरण चमकी। उसने अपनी सूखी हथेली बढ़ाई और ध्रुवांश की आस्तीन उठाई। अगले ही पल एक काली रोशनी की किरण ध्रुवांश की बांह में चली गई। जैसे ही काली रोशनी ऊपर चढ़ी, ध्रुवांश की बांह पर तुरंत काली रेखाएं उभरीं। ये काली रेखाएं उसकी त्वचा के नीचे रेंगने और हिलने लगीं और ऐसी लहरें छोड़ रही थीं जो लोगों को हल्की बेचैनी दे रही थीं। ध्रुवांश ने चौंक कर पूछा, ये क्या है? गंजे बूढ़े ने उदासीन स्वर में कहा, बिजली का जहर। दैवीय काली बिजली वह आपदा है जो एक तिलिस्मी जानवर को दैवीय जानवर बनने के लिए झेलनी पड़ती है। यह न सिर्फ विनाशकारी है, बल्कि इसमें एक रहस्यमय बिजली का जहर भी होता है जिसे लोग आसानी से नहीं देख पाते। लेकिन समय बीतने के साथ यह जहर धीरे धीरे खा जाने वाला हो जाता है। यानी अगर यह जहर नहीं फटता तो ठीक, लेकिन अगर यह फट गया तो तुम्हारे पूरे शरीर से एक चटक की आवाज आएगी और तुम राख का ढेर बन जाओगे। ध्रुवांश का चेहरा तुरंत बिगड़ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया। उसके बगल में अमायरा की साफ आंखों में घबराहट दिखी और वह चिंता से ध्रुवांश को देखने लगी। इस समय मयूर, श्रीनु और बाकियों के चेहरों की रंगत भी बदल गई। उन्हें नहीं लगा था कि ध्रुवांश के शरीर में इतना बड़ा खतरा छिपा होगा। अमायरा अपनी सामान्य चुप्पी को और कायम न रख सकी और जल्दी बोली, बुजुर्ग, कृपया उनकी मदद करें। उसकी घबराई हुई शक्ल ने लीकांश की आंखों में थोड़ा जटिल भाव पैदा किया और उसने हल्के से सिर दूसरी ओर कर लिया। गंजे बूढ़े का मिजाज थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं उनकी मदद क्यों करूं? ये तो उन्होंने खुद बुलाया है। क्या दैवीय काली बिजली ऐसी चीज है जिसे वह झेल सकते हैं? और उन्होंने तो इसे अपने शरीर में तोड़ भी दिया। इतना करने के बाद भी न मरना, वह पहले से ही उनकी किस्मत है। उसने अपनी सूखी हथेली वापस खींच ली।
अमायरा ने होंठ काटे और बोली, अगर आप उनके बिजली के जहर को निकालने में मदद करेंगे तो मैं आपको मुआवजा दूंगी। गंजे बूढ़े ने अमायरा को ऊपर से नीचे देखा और आलसी ढंग से जवाब दिया, तुम्हारे पूरे शरीर में जो चीज मुझे दिलचस्प लगती है वह तुम्हारे हाथ में तलवार है। अमायरा ने होंठ काटते हुए कहा, अगर बुजुर्ग को यह पसंद है तो मैं इस तलवार को मुआवजे के तौर पर दूंगी। उसके शब्दों ने लीकांश के चेहरे की रंगत बदल दी। यह देखकर श्रीनु उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा जरा सा भी मौका नहीं है। अमायरा के शब्दों ने गंजे बूढ़े को भी चौंका दिया। उसके हाथ की तलवार परमार्थ स्तर के योद्धाओं के दिल को भी हिला देती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अमायरा इसे मुआवजे के तौर पर देने को तैयार थी, जिसने उसे थोड़ा हैरान किया। यह इसलिए था क्योंकि वह देख सकता था कि अमायरा अपनी तलवार की असली कीमत अच्छे से जानती थी। मयूर और चुप न रह सका। उत्तरी दरिया बादशाह, आखिरकार उसके और अमायरा के पिता के बीच कुछ रिश्ता था और वह जाहिर तौर पर मदद करता अगर मुमकिन हो। ध्रुवांश ने अमायरा का हाथ पकड़ा और हल्के से सिर हिलाकर उसे मना किया। हल्की मुस्कान के साथ वह बोला, बुजुर्ग, आप उत्तरी कायनात अकादमी में बहुत सम्मानित और पूजे जाते हैं। एक लड़की के साथ ऐसा मजाक करना आपके लिए ठीक नहीं है। गंजे बूढ़े ने मुंह टेढ़ा किया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? ध्रुवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुजुर्ग आमतौर पर कहीं छिपे रहते हैं। आज अचानक आपका दिखना शायद मुझसे कुछ लेना देना है, सही ना? शायद यह मेरे दैवीय काली बिजली अवशोषित करने की बात से जुड़ा है, सही ना? यह सुनकर गंजा बूढ़ा ध्रुवांश को घूरने लगा। काफी देर बाद वह हंसा और बोला, तुम बहुत चतुर हो लड़के। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर ही सबने चुपके से राहत की सांस ली। उत्तरी दरिया ड्रैगन का उत्तरी कायनात अकादमी में बहुत ऊंचा दर्जा था और उसका मिजाज अजीब था। अगर वह सचमुच मदद न करना चाहता तो यह वाकई मुश्किल बात हो जाती। गंजे बूढ़े ने कहा, हां, मैं तुम्हारी वजह से कुछ मामलों में यहां आया हूं। शायद तुम्हें मेरी एक छोटी सी समस्या में मदद करनी होगी। जाहिर है बदले में मैं तुम्हारे शरीर की दैवीय काली बिजली से निपटने में मदद करूंगा। यह सुनकर सब थोड़ा हैरान हुए। उत्तरी दरिया ड्रैगन की ताकत कैसी थी? पूरे उत्तरी महाद्वीप में शायद ही कोई हो जो उससे टक्कर ले सके। लेकिन ऐसा लगता था कि उसे अप्रत्याशित रूप से ध्रुवांश, एक बदलाव चरण प्रारंभिक स्तर के छात्र की मदद चाहिए थी। ध्रुवांश ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि बुजुर्ग को मुझसे क्या करना है? मेरी थोड़ी सी ताकत के साथ गंजे बूढ़े ने जवाब दिया, पहले मेरे साथ चलो। उस समय मैं तुम्हें इसकी पूरी जानकारी दूंगा। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा जिससे तुम्हारी जान जाए। ध्रुवांश ने बेबसी से कहा, लेकिन मैं अभी चेतना रोशनी सशक्तिकरण लेने वाला हूं। गंजे बूढ़े ने ध्रुवांश को घूरकर चिल्लाया, मैं तुम्हारे सशक्तिकरण में मदद करूंगा। वह एक नजर में इस लड़के का इरादा भांप गया था। यह सुनकर ही ध्रुवांश ने हल्के से मुस्कुराना शुरू किया। चेतना रोशनी सशक्तिकरण में जिम्मेदार शख्स जितना ताकतवर होता उतना ज्यादा असर होता। पूरी उत्तरी कायनात अकादमी में सामने वाला गंजा बूढ़ा जाहिर तौर पर सबसे अच्छा शख्स था। पहले ध्रुवांश को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसे पता था कि वह इस पल में दिखेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसे छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी होती। उसके बगल में श्रीनु, लीकांश और यहां तक कि लिंकसेन और बाकी भी ध्रुवांश की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। उत्तरी दरिया ड्रैगन से व्यक्तिगत रूप से चेतना रोशनी सशक्तिकरण लेना उत्तरी कायनात अकादमी में ध्रुवांश को पहला माना जा सकता था। मयूर ने मुस्कुराकर कहा, जब ध्रुवांश को ऐसा मौका मिला है तो उसे उत्तरी दरिया बादशाह के साथ जाना चाहिए। यह ध्रुवांश वाकई एक किस्मत वाला लड़का था। उसे ऐसा अच्छा मौका भी मिल गया। अमायरा ने ध्रुवांश का हाथ छोड़ा और उसकी आंखों की चिंता धीरे धीरे कम हुई। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने ध्रुवांश को देखा, जिसे अभी इतनी अच्छी किस्मत मिली थी। ध्रुवांश ने अमायरा की ओर हाथ हिलाया और बोला, तो मैं पहले जाता हूं। लेकिन बिना और शब्द कहे गंजे बूढ़े ने उसे पकड़ लिया। अंतरिक्ष के हिलने के साथ
दोनों तुरंत मुड़ाव में गायब हो गए। जहां ध्रुवांश गायब हुआ, उसे देखकर श्रीनु और बाकी अभी भी ईर्ष्या से आहें भर रहे थे। उनके साथ ऐसा सौभाग्य क्यों नहीं हुआ? मयूर ने उदासीन स्वर में कहा, आहें भरना बंद करो। ऐसा सौभाग्य दैवीय काली बिजली को अवशोषित और तोड़ने के बाद न मरने से जुड़ा है। अगर तुम लोग चाहते हो तो इसे आजमा सकते हो। यह सुनकर श्रीनु और लीकांश के चेहरे हल्के बदल गए। वह मजाक कर रहा होगा। दैवीय काली बिजली से मरे हुए शीर्ष स्तर के तिलिस्मी जानवरों की गिनती नहीं, जो दैवीय जानवर बनने की कोशिश कर रहे थे, और इसे अपने शरीर में तोड़ना। सोचने मात्र से ही किसी की खोपड़ी सिहर जाती थी। सिर्फ ध्रुवांश जैसा सनकी ही ऐसी बेतुकी हरकत करता। दोनों को डर से सख्त देखकर मयूर हंसा, फिर मुड़ा और बड़े हॉल में चला गया, और अमायरा तेजी से उसके पीछे चली। श्रीनु ने लीकांश के कंधे पर बेबसी से थपकी दी और बोला, छोड़ो, लगता है हम दोनों की ऐसी किस्मत नहीं है, ज्यादा बुरा मत मानो। अमायरा की पीठ को देखकर लीकांश ने उदास आह भरी और पीछे पीछे चला गया। जैसे ही गंजे बूढ़े ने उसे पकड़ा, ध्रुवांश को लगा कि उसके सामने का नजारा इतनी तेजी से बदला कि उसे चक्कर सा आ गया। उसके दिमाग में नींद सी तीव्र लहर उभरी। खुशकिस्मती से ये ज्यादा देर नहीं टिका और जल्दी बिखर गया। गंजे बूढ़े की उदासीन आवाज गूंजी, ठीक है। ध्रुवांश ने आंखें खोलीं और सामने के नजारे को थोड़ा हैरानी से देखने लगा। ये एक गहरा और अंधेरा स्थान था, जहां हर तरफ गहरा काला रंग था। जाहिर है, ध्रुवांश को सबसे ज्यादा हैरानी उस अनंत काले बिजली के समुद्र ने दी। जैसे हजारों पानी के खंभे, काली बिजली आसमान से इस काले बिजली के समुद्र में गिर रही थी। ध्रुवांश ने इस समुद्र को देखा, जिसमें विशाल बिजलियां चमक रही थीं और नाच रही थीं। गहरी और धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें इस दुनिया में गूंज रही थीं, जो आसमान और जमीन की अनघट ताकत लिए थीं। ध्रुवांश ने खोपड़ी सिहरते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? गंजे बूढ़े ने लापरवाही से जवाब दिया, बिजली इलाके की आखिरी परत। ध्रुवांश ने ठंडी सांस खींची। यह बिजली इलाके का अंतिम स्तर था, तभी यहां इतनी डरावनी बिजली ऊर्जाएं थीं। यहां की तुलना में बिजली इलाके का 7वां स्तर भी फीका लगता था। गंजे बूढ़े ने हंसकर कहा, ध्यान से महसूस करो, क्या वहां कुछ हल्की जानी पहचानी लहरें नहीं हैं? उसने सामने के अनंत काले बिजली के समुद्र की ओर इशारा किया। ध्रुवांश ने शक भरी नजरों से देखा और महसूस करने की कोशिश की कि बूढ़ा किस बारे में बात कर रहा था। काफी देर बाद उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। हैरानी से भरे हुए वह बोला, ये दैवीय काली बिजली की लहरें हैं? काले बिजली के समुद्र में ध्रुवांश ने दैवीय काली बिजली की लहरें पकड़ीं। अप्रत्याशित रूप से इस काले रंग के बिजली समुद्र में दैवीय काली बिजली छिपी थी। मौजूद मात्रा नजीरा की आपदा में मौजूद बिजलियों से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। किसने सोचा था कि बिजली इलाके के अंतिम स्तर में इतनी सारी दैवीय काली बिजलियां होंगी? गंजे बूढ़े ने मुस्कुराकर समझाया, बिजली इलाके के बाकी स्तरों की बिजली ऊर्जाएं यहां से बिखरी हुई ऊर्जाओं से बनी हैं। यह सुनकर ध्रुवांश अवाक रह गया और उसका दिल हैरानी से भरा था। उसने और जिज्ञासा न रोकते हुए चिंता के साथ पूछा, बुजुर्ग, आपने मुझे यहां वास्तव में किस लिए बुलाया? गंजे बूढ़े ने अपनी सूखी हथेलियां रगड़ीं और उसके झुर्रियों भरे सूखे चेहरे पर मुस्कान उभरी। लेकिन यह मुस्कान ध्रुवांश की रूह को कंपाने वाली थी और उसके शरीर में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसने उंगली बढ़ाकर सामने के काले बिजली के समुद्र की ओर इशारा किया और हंसती आवाज गूंजी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो और इस बिजली समुद्र से कुछ निकालो। यह सुनकर ध्रुवांश के चेहरे का भाव कुछ देर के लिए सख्त हो गया। आंखें चौड़ी करके उसने सामने खड़े गंजे बूढ़े को देखा और उसे शक हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। ध्रुवांश ने आंखें झपकाते हुए पूछा, आप चाहते हैं कि मैं उसमें जाऊं? उसने अनंत काले बिजली के समुद्र की ओर इशारा किया। अगर उसने गलत नहीं सुना तो शायद गंजा बूढ़ा गलत बोल गया होगा ना। लेकिन उसकी कांपती नजरों के सामने गंजे बूढ़े ने शांत ढंग से सिर हिलाया और ध्रुवांश की सारी उम्मीदें तोड़ दीं। ध्रुवांश ने खोपड़ी सिहरते हुए कहा, बुजुर्ग, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। उस समुद्र में दैवीय काली बिजली थी। परमार्थ रैंक का योद्धा भी वहां आसानी से कदम नहीं रखता। बदलाव चरण प्रारंभिक स्तर की उसकी ताकत के साथ
शायद वहां कदम रखते ही उसकी राख भी न बचे। गंजे बूढ़े ने आंखें घुमाकर कहा, मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि सीधे उसमें कूद जाओ। यह सुनकर ध्रुवांश ने थोड़ा सुकून महसूस बुजुर्ग कड़वी हंसी के साथ उसने पूछा, आपको ठीक ठीक क्या चीज निकालनी है? गंजे बूढ़े ने रहस्यमय अंतरिक्ष की ओर इशारा किया और बोला, यह बिजली इलाका मैंने सैकड़ों साल पहले बनाया था। फिर उसने काले बिजली समुद्र की ओर इशारा किया और अपनी बात जारी रखी। मैंने पहले इस अंतरिक्ष में कुछ अनोखा देखा, क्योंकि यह बिजली ऊर्जाओं से भरा था। इसे देखकर मैंने इस अंतरिक्ष की सारी बिजली ऊर्जाएं निकालीं और यहां जमा कीं। फिर अपने दिमाग को खपाकर और हर जगह से दैवीय काली बिजली जमा करके मैंने उन्हें यहां फेंक दिया और बिना देखभाल के बढ़ने दिया। ध्रुवांश ने मुंह टेढ़ा किया और सोचा, जैसा कि उत्तरी दरिया ड्रैगन से उम्मीद थी। दैवीय काली बिजली, जिससे नजीरा भी डरती थी, उसने हर जगह से जमा की थी। जाहिर है यह इसलिए था क्योंकि नजीरा बहुत छोटी थी। उसके शब्दों के मुताबिक वह 9 अमर पक्षी कबीले में अभी अभी वयस्क हुई थीं, और इतनी छोटी उम्र में दैवीय काली बिजली आपदा को झेल लेना उसकी प्रतिभा और काबिलियत वाकई ध्रुवांश और बाकियों से ज्यादा थी। आखिरकार जब नजीरा जागेगी तो वह पूरी तरह बदलकर 9 अमर पक्षी बन चुकी होगी। उस समय वह परमार्थ स्तर के योद्धाओं से टक्कर लेने की ताकत रखेगी। भविष्य में कुछ ट्रेनिंग के साथ उसके लिए उत्तरी दरिया ड्रैगन को भी पीछे छोड़ने का मौका होगा। गंजे बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन समय बीतने के साथ मैंने देखा कि कुछ चीजें मेरे काबू से बाहर हो गईं, क्योंकि उसमें मौजूद बिजली शक्ति की ताकत बहुत डरावनी थी और एक साथ जमा होकर एक अजीब और अप्रत्याशित जीव बन गया। उसने अपनी बेबसी दिखाई। ध्रुवांश चौंका। जीव? वह बिजली समुद्र, जो पूरी तरह जीवन से खाली था, एक अप्रत्याशित जीव बना सकता था। गंजे बूढ़े ने कहा, मैं इसे बिजली आत्मा कहता हूं। यह पूरा बिजली समुद्र उसका शरीर माना जा सकता है। ध्रुवांश ने ठंडी सांस खींची और अनंत बिजली समुद्र को देखा, हैरानी से भरा हुआ। क्या यह तथाकथित बिजली आत्मा बहुत ज्यादा डरावनी नहीं थी? तभी उत्तरी दरिया ड्रैगन भी इससे निपट नहीं पा रहा था। इस दुनिया के अनगिनत जीव वाकई रहस्यमय और अद्भुत थे। गंजे बूढ़े ने मुंह टेढ़ा किया और बोला, यह अच्छा है कि इस बिजली आत्मा की बुद्धि बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके करीब गया तो मुझे इसके सबसे हिंसक और तीव्र हमलों को झेलना होगा। वह काले बिजली समुद्र को देखते हुए बोला। उसकी धुंधली आंखों में ठंडी चमक थी। अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं और हरकत में आऊं तो मैं इसे नष्ट कर सकता हूं, लेकिन साथ ही वह चीज भी नष्ट हो जाएगी जो मुझे चाहिए। ध्रुवांश ने जिज्ञासा के साथ पूछा, बुजुर्ग, आपको क्या निकालना है? उत्तरी दरिया ड्रैगन ने इस अंतरिक्ष को सैकड़ों साल तक तैयार किया और यह डरावना बिजली समुद्र बनाया। आखिर में उसने बिजली आत्मा भी पैदा कर दी। वह इस सब से आखिर क्या हासिल करना चाहता था? उत्तरी दरिया ड्रैगन की धुंधली आंखें काले बिजली समुद्र पर टिकीं और उसने उदासीन स्वर में कहा, बिजली देव गोली। ध्रुवांश ने खाली नजरों से दोहराया, बिजली देव गोली? उसके चेहरे पर खालीपन था। जाहिर है उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। गंजे बूढ़े ने धीरे से समझाया, भले इसे गोली कहा जाता है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे लोग बना सकें। यह आसमान और जमीन की बनाई चीज है। जब बिजली ऊर्जाएं इतनी अनंत हों कि इतने डरावने स्तर तक पहुंच जाएं, तभी बिजली देव गोली बनने का कुछ मौका होता है। मैंने पिछले सैकड़ों सालों में अनगिनत दैवीय काली बिजली खोजी और जमा की, ताकि एक बिजली देव गोली बन सके। खुशकिस्मती से मेरी किस्मत बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब बिजली देव गोली बनी तो इसके साथ एक बिजली आत्मा भी जन्म लेगी, जो मुझे इस गोली को हासिल करने से रोक रही है। ध्रुवांश ने पूछा, इस बिजली देव गोली का क्या काम है? गंजे बूढ़े ने जवाब दिया, इस बिजली देव गोली के साथ मैं इसका सहारा लेकर एक छलांग लगा सकता हूं और धरातल परमार्थ रैंक में कदम रख सकता हूं। ध्रुवांश का दिमाग कांप गया। धरातल परमार्थ? अगर ऐसा है
तो सामने वाला गंजा बूढ़ा शायद 9वें ग्रेड परमार्थ स्तर पर होगा। यह वाकई डरावना था। वह पहले से ही परमार्थ रैंक के शीर्ष पर माना जाता था। एक कदम और वह पौराणिक धरातल परमार्थ रैंक में पहुंच जाता। पूरे लेविरिया में भी उस स्तर का योद्धा पूरी तरह से प्रथम श्रेणी कहलाने के लिए काफी था। उस तरह की ताकत के साथ, यहां तक कि उन अति ताकतवर कबीलों में भी कोई अपने कबीले के लीडर के बराबर हो सकता था। ध्रुवांश ने शक के साथ पूछा, बुजुर्ग, आपने अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी बुजुर्गों से बात क्यों नहीं की? अगर अध्यक्ष त्रिकेशु आपकी मदद करते तो क्या यह ज्यादा आसान नहीं होता? गंजे बूढ़े ने बेबसी से जवाब दिया, कोई फायदा नहीं। यह बिजली आत्मा बहुत सतर्क है। मैंने पहले ही त्रिकेशु से इस बारे में बात की थी। जब वह पिछले दिन यहां आया तो उसने बिजली समुद्र को फटने पर मजबूर कर दिया। अगर हम दोनों एक साथ दिखे तो बिजली आत्मा को खतरा महसूस होगा। अगर उसे लगा कि यह जिंदगी मौत का संघर्ष है और उसने बिजली देव गोली को नष्ट कर दिया, क्या मेरे सैकड़ों सालों की मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी? यह सुनकर ध्रुवांश ने कड़वी हंसी दी और काले बिजली समुद्र को देखा। इस समय उससे ज्यादा लहरें नहीं निकल रही थीं, लेकिन इस अपरिवर्तित शांति के नीचे ध्रुवांश को दिल की धड़कन महसूस हुई। वह बोला, लेकिन बुजुर्ग, आपको पता है कि मेरी ताकत नाकाफी है। गंजे बूढ़े ने हाथ हिलाया और बोला, निश्चिंत रहो। मैंने पहले ही कहा कि मैं तुम्हें बेकार में अपनी जान नहीं गंवाने दूंगा। वह ध्रुवांश को देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें इसलिए मदद के लिए बुलाया क्योंकि तुमने पहले एक दैवीय काली बिजली अवशोषित की थी और तुमने उसे अपने शरीर में फटने भी दिया। भले तुम्हारे शरीर की दैवीय काली बिजली की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई हो, फिर भी उसका कुछ हिस्सा बाकी है। ध्रुवांश की आंखों में चमक उभरी। क्या बुजुर्ग दैवीय काली बिजली के जहर की बात कर रहे हैं? गंजे बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, दैवीय काली बिजली का जहर वाकई बहुत डरावनी चीज है, लेकिन दूसरे नजरिए से इसे एक कीमती खजाना भी कहा जा सकता है। ध्रुवांश की माथे पर सिलवटें पड़ीं। गंजे बूढ़े ने कहा, दैवीय काली बिजली का जहर कुछ ऐसा है जिसे परमार्थ रैंक के योद्धा भी आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम इस जहर को काबू कर पाए तो यह तुम्हारे लिए एक जबरदस्त हथियार बन सकता है। ध्रुवांश ने सूखी हंसी के साथ कहा, दैवीय काली बिजली के जहर को काबू करना? उसे तो अपने शरीर में छिपे उस जहर को महसूस करने की भी ताकत नहीं थी। काबू करने की बात तो दूर। गंजे बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, दैवीय काली बिजली को महसूस करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। जब तक मैं तुम्हें बिजली राज शरीर का पूरा संस्करण दे दूं, तुम स्वाभाविक रूप से उसे महसूस कर पाओगे। बिजली राज शरीर के सहारे तुम दैवीय काली बिजली को भी काबू कर सकते हो। ध्रुवांश ने दोहराया, बिजली राज शरीर का पूरा संस्करण? उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने पहले ही देख लिया था कि बिजली राज शरीर कितनी जबरदस्त थी। अगर उसने इस शरीर शोधन दैवीय कला को नहीं सीखा होता तो दैवीय काली बिजली की ताकत के फटने से उसका बहुत बुरा हाल होता, और वह तो इसका अधूरा संस्करण था। अगर वह बिजली राज शरीर का पूरा संस्करण सीख लेता तो उसका शरीर किस हद तक मजबूत हो जाता। गंजे बूढ़े ने हंसकर पूछा, तो क्या ख्याल है? उसे यकीन था कि इस शर्त के साथ ध्रुवांश इसका विरोध नहीं कर पाएगा। बिजली राज शरीर की ताकत जानने के बाद ध्रुवांश इसे जरूर नहीं छोड़ेगा। जैसा कि उम्मीद थी, ध्रुवांश ने तुरंत जोर से सिर हिलाया। जोखिम में धन और ताकत की तलाश। बिजली राज शरीर का पूरा संस्करण पाने के लिए ध्रुवांश जबरदस्त खतरे का जोखिम लेने को तैयार था, और आखिरकार वह उत्तरी कायनात अकादमी का छात्र था, और उत्तरी दरिया ड्रैगन उसे बेकार में मौत के मुंह में नहीं भेजेगा। ध्रुवांश की प्रतिक्रिया देखकर गंजे बूढ़े के झुर्रियों भरे सूखे चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी सूखी हथेली से ध्रुवांश के कंधे पर थपकी दी और बोला, जब ऐसा है तो चलो कुछ जरूरी तैयारियां करते हैं। ध्रुवांश चौंका और खाली नजरों से गंजे बूढ़े को देखा। तैयारियां? क्या और कुछ तैयार करना बाकी था? गंजे बूढ़े ने सूखा खांसा और बोला, बात ऐसी है, भले तुम्हारे शरीर में कुछ दैवीय काली बिजली का जहर है, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर और पतला है।
उस स्तर से तुम्हारी जीवन शक्ति की लहरें छिप नहीं सकती। अगर तुम ऐसे ही बिजली समुद्र में गए तो बिजली आत्मा जरूर तुम्हें पकड़ लेगी। ध्रुवांश ने गहरी बेचैनी महसूस की और पूछा, इसलिए? गंजे बूढ़े ने सूखी हंसी के साथ जवाब दिया, इसलिए तुम्हें कुछ बार दैवीय काली बिजली से चोट खानी होगी। इससे तुम्हारे शरीर में दैवीय काली बिजली के जहर की मात्रा कुछ हद तक बढ़ जाएगी, इतनी कि वह तुम्हारी जीवन शक्ति को छिपा सके। ये सुनकर ध्रुवांश ने मुंह टेढ़ा किया और सोचा, यह कमबख्त गंजा सन की। सचमुच उसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। वह वाकई चाहता था कि वह अपनी मर्जी से दैवीय काली बिजली के करीब जाए। पिछली बार यह उसकी किस्मत थी कि वह इसे झेल पाया। वह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि दैवीय काली बिजली सिर्फ बिजली आपदा का बचा हुआ हिस्सा थी और कुछ किस्मत की मदद थी, तभी वह इसे झेल पाया था। लेकिन अगर ऐसा और कुछ बार हुआ तो क्या उसे हमेशा अपनी किस्मत पर भरोसा करना होगा? ध्रुवांश का चेहरा धीरे धीरे और गहरा होता गया। गंजे बूढ़े ने फिर से सूखी हंसी दी। अपनी गंजी खोपड़ी को सूखी हथेली से छूकर वह बोला, निश्चिंत रहो, मैं दैवीय काली बिजली को उस स्तर तक कम कर दूंगा जिसे तुम झेल सको। मैं जरूर सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ न हो। ध्रुवांश का चेहरा अनिश्चित ढंग से हिचकोला खा रहा था। भले उसके पास 9वें ग्रेड परमार्थ स्तर का एक जबरदस्त योद्धा था, लेकिन दैवीय काली बिजली वाकई बहुत क्रूर थी। अगर कोई बदकिस्मती हुई तो शायद वह भी समय पर मदद न दे पाए। यह काम जाहिर तौर पर खतरे से भरा था। ध्रुवांश की उलझन को देखकर गंजे बूढ़े ने जल्दी उसे उकसाया, जब यह काम पूरा हो जाएगा मैं खुद तुम्हारे चेतना रोशनी सशक्तिकरण में मदद करूंगा और पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं दावा करता हूं कि पूरी उत्तरी कायनात अकादमी में कोई भी मेरे द्वारा दिए गए नतीजों को पार नहीं कर सकता। ध्रुवांश अभी भी अपनी उलझन में फंसा था। गंजे बूढ़े ने जल्दी से सहानुभूति का कार्ड खेला। अरे छोटे, इसे मेरे ऊपर एक एहसान मान लो। मैंने उस छोटी नजीरा की भी मदद की जो तुम्हारे साथ खून के रिश्ते से बंधी है, ताकि वह दैवीय काली बिजली आपदा को पार कर सके। मैंने न सिर्फ उसे कुछ सुरक्षा दी बल्कि एक दैवीय काली बिजली भी चुराई, वरना वह छोटी नजीरा बिजली आपदा में पहले ही राख हो चुकी होती। ध्रुवांश चौंका और थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा भी हुआ? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे भी नहीं पता था। गंजे बूढ़े ने अटपटे ढंग से जवाब दिया, हाँ, भले दैवीय काली बिजली जमा करना मेरा मकसद भी था, लेकिन इसे तुम्हारी मदद मान सकते हो। और अगर मैंने उस छोटी नजीरा को वह पंख नहीं दिया होता तो वह ठीक होने का समय नहीं पकड़ पाती। ध्रुवांश ने गंजे बूढ़े को देखा। उसने वाकई नजीरा की आपदा के दौरान एक पंख को काम करते देखा था। उस पंख से निकलने वाली शक्ति जाहिर तौर पर नजीरा की नहीं थी। गंजे बूढ़े ने जल्दी पूछा, तो तुम्हारा फैसला क्या है? ध्रुवांश की आंखों की उलझन धीरे धीरे कम हुई और वह मुस्कुराया। उसका हमेशा से नियम था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। चाहे गंजे बूढ़े का मकसद कुछ भी हो, उसने वाकई नजीरा की बहुत मदद की थी, और खून के रिश्ते की वजह से नजीरा की मदद करके उसने ध्रुवांश की भी मदद की थी। जब ऐसा था तो उसके पास इस काम को ठुकराने की कोई वजह नहीं थी। ध्रुवांश ने गंजे बूढ़े को देखा, गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वह बोला, ठीक है, मैं मानता हूं। गंजा बूढ़ा थोड़ा हैरान हुआ और ध्रुवांश को देखा। पहले जब उसने कई लालच और प्रलोभन दिए, ध्रुवांश हमेशा हिचक रहा था और अपने दिमाग में उलझा था। उसे नहीं लगा था कि उसके आखिरी शब्द ध्रुवांश को इतनी आसानी से मानने पर मजबूर कर देंगे। ध्रुवांश ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। गंजे बूढ़े ने ध्रुवांश की आंखों को देखा और उसका इरादा समझा। वाकई एक दिलचस्प छोटा लड़का। उसके मन में ध्रुवांश के लिए थोड़ा और सम्मान बढ़ा। जो लोग एहसान और दुश्मनी को अलग कर सकते थे, वे वाकई लोगों को पसंद आते थे। लगता था ये छोटा लड़का दोस्ती को बहुत अहमियत देता था। ध्रुवांश ने पूछा, हम कब शुरू करते हैं? जब उसने मान लिया तो ध्रुवांश को और हिचक नहीं थी और उसने तुरंत बारीकियों के बारे में पूछा। गंजे बूढ़े ने कहा, अभी शुरू करते हैं। वह बोला, अगर तुम दैवीय काली बिजली को झेल पाए तो मैं तुम्हें बिजलीराज शरीर का पूरा संस्करण दूंगा। ध्रुवांश के कंधे पर थपकी देकर वह बोला, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें वहां तोप का गोला बनने नहीं दूंगा।
अगर कोई समस्या हुई तो मैं तुरंत हरकत में आऊंगा। सैकड़ों साल इंतजार करने के बाद थोड़ा और इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं। ध्रुवांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। गंजे बूढ़े ने सिर हिलाया, फिर उसकी आकृति हिली और वह सीधे उस रहस्यमय अंतरिक्ष में मौजूद काले बिजली समुद्र की ओर उड़ा। लेकिन वह ज्यादा करीब नहीं गया और किनारे से लगभग 10 मील दूर रुक गया। उसने कहा, उधर जाओ। गंजे बूढ़े ने पास की एक जगह की ओर इशारा किया जहां हवा में एक काला पत्थर का मंच तैर रहा था। ध्रुवांश ने सिर हिलाया, वहां उड़ा और पत्थर के मंच पर उतरा। बैठते ही उसे उससे ठंडक का एहसास हुआ। एक ठंडी और ताजगी भरी शक्ति उसके शरीर में फैलने लगी और इसके तहत दैवीय काली बिजली की ताकत से ध्रुवांश के शरीर में बची छिपी चोटें धीरे धीरे गायब होने लगीं। गंजे बूढ़े ने समझाया, यह मंच बिजली शोधन पत्थरों से बनाया गया है और इसमें बिजली की ताकत को बिखेरने का कुछ असर है। जब तुम इस पर हो तो यह तुम्हारा कुछ दर्द कम करेगा। ध्रुवांश ने सिर हिलाया, फिर आसपास देखा और गंजे बूढ़े को घूरा। देखकर कि ध्रुवांश ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं, गंजे बूढ़े ने सिर उठाकर अनंत काले बिजली समुद्र को देखा। अगले पल उसने अपनी सूखी उंगली बढ़ाई और अंतरिक्ष पर एक टैप दिया। जैसे ही गंजे बूढ़े की उंगली अंतरिक्ष पर पड़ी, वह तुरंत जोर से मुड़ने और विकृत होने लगा। अंतरिक्ष की रेखाएं लहराने लगीं, फिर अंतरिक्ष की जंजीरों सी बन गईं। सीधे अंतरिक्ष को पार करते हुए वे बिजली समुद्र में घुस गईं। जानी पहचानी गहरी और धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजीं जो दिल को कंपाती थीं। सिर घुमाकर ध्रुवांश ने देखा कि एक काली बिजली लगभग 10 मीटर लंबी अंतरिक्ष की जंजीरों से उलझी थी, जैसे कोई विशाल अजगर, और बिजली समुद्र से खींची जा रही थी। काली बिजली जोर जोर से छटपटाई और उससे विनाशकारी बिजली ऊर्जाएं लगातार निकल रही थीं। लेकिन वह उन कमजोर दिखने वाली अंतरिक्ष जंजीरों को जरा भी हिला नहीं पाई। यह नजारा देखकर ध्रुवांश ने चुपके से होंठ चटकाए। उत्तरी दरिया ड्रैगन बिना शक 9वें ग्रेड परमार्थ स्तर का जबरदस्त योद्धा था। उसके हाथों में दैवीय काली बिजली एक बच्चे सी थी जो जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। जब गंजे बूढ़े ने दैवीय काली बिजली को बिजली समुद्र से खींच लिया, उसने हथेली कसकर बंद की और दैवीय काली बिजली को लपेटी अंतरिक्ष जंजीरें जोर से सिकुड़ीं। तुरंत चटकने की आवाजें फटीं और दैवीय काली बिजली का आकार अप्रत्याशित रूप से तेजी से सिकुड़ने लगा। साथ ही उसमें मौजूद विनाशकारी ऊर्जाएं भी तेजी से कमजोर होने लगीं। कुछ सांसों के छोटे अंतराल में दैवीय काली बिजली अब सिर्फ 10 सेंटीमीटर मोटी थी। जाहिर है उसकी ताकत काफी कम हो गई थी। गंजे बूढ़े ने ध्रुवांश को देखा और बोला, यह काफी होना चाहिए, तैयार हो। ध्रुवांश ने दैवीय काली बिजली पर नजर डाली। उसमें मौजूद विनाशकारी ऊर्जाएं लगभग वैसी ही थीं जैसी उसने नजीरा की आपदा के दौरान झेली थी। सोचकर उसे इसे झेल लेना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हां, ज्यादा नम्रता न दिखाते हुए गंजे बूढ़े ने हथेली हिलाई और दैवीय काली बिजली उड़कर आई। अपनी विनाशकारी ऊर्जाओं के साथ वह ध्रुवांश पर जोर से गिरी। ध्रुवांश के शरीर पर काली लपटों से जलती चेतना शक्ति तुरंत फटी और उसकी त्वचा पर हल्का चांदी सा रंग उभरा। जाहिर है उसने अपनी बिजली राज शरीर को बिना रोक टोक सक्रिय कर लिया था। जैसे ही उसने अपनी रक्षा पूरी की, दैवीय काली बिजली जोरदार धमाके के साथ ध्रुवांश के शरीर से टकराई। टक्कर के पल में ध्रुवांश को ऐसा लगा जैसे उसे भारी चोट लगी हो और वह लगभग पीछे उड़ गया। लेकिन दांत कसकर वह पत्थर के मंच पर जम गया। इस बीच काली लपटों में जलती चेतना शक्ति तेजी से सिकुड़ रही थी और घुल रही थी। 2 सांसों के छोटे अंतराल में ध्रुवांश की चेतना शक्ति उसके शरीर में वापस धकेल दी गई। इसके बाद अपनी विनाशकारी ऊर्जाओं के साथ दैवीय काली बिजली पागलों की तरह उसके शरीर में घुस गई। जैसे ही काली बिजली उसके शरीर की सतह पर चमकी, बेहोशी लाने वाला तीव्र दर्द फिर से उसके शरीर में फैल गया। ध्रुवांश ने दांत कसकर काटे और उसका शरीर हल्के से कांप रहा था। चेतना शक्ति उसके शरीर से पागलों की तरह फट रही थी। दैवीय काली बिजली की शक्ति की लहर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जाहिर था
कि उसकी थोड़ी सी चेतना शक्ति ज्यादा काम की नहीं थी, क्योंकि वह जल्दी पूरी तरह डूब गई और काला बिजली तरल उसके शरीर में तबाही मचाने लगा। उसकी नसें टक्कर से विकृत होने लगीं, जबकि उसकी मांसपेशियों और हड्डियों से डरावनी चटकने की आवाजें फटने लगीं। जैसे जैसे तीव्र दर्द फैलता गया, उसके मुंह से खून फूट पड़ा और उसके दिमाग में चक्कर की लहर ने उसे बेहोश करने की कोशिश की। लेकिन उसे समझ था कि अगर वह बेहोश हो गया तो वह सारा नियंत्रण खो देगा और तबाही मचाने वाली दैवीय काली बिजली शक्ति उसके शरीर में ढेर सारा नुकसान कर देगी। काली बिजली की रोशनी ने ध्रुवांश को ढक लिया और वह क्रूर ढंग से चमक रही थी। ये देखकर गंजा बूढ़ा थोड़ा बेचैन होने लगा। अगर ध्रुवांश दैवीय काली बिजली को नहीं झेल पाया तो इस मामले में उसकी उम्मीदें शायद टूट जाएंगी। गंजे बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, इसे झेलो। चक्कर की लहरें लगातार उमड़ रही थीं, लेकिन जैसे ही उसे तीव्र दर्द झेलना मुश्किल लगने लगा, उसके शरीर में अचानक एक ठंडी और ताजगी भरी शक्ति फटी। जैसे ही यह शक्ति उसके शरीर में फैली, ध्रुवांश के शरीर का तीव्र दर्द अचानक काफी कम हो गया। अभी तबाही मचाने वाली काली दैवीय बिजली में थोड़ी सी पागलपन की कमी थी। यह बिजली शोधन मंच का काम था। राहत की सांस लेते हुए ध्रुवांश ने दांत कसकर और झेलना जारी रखा। लगभग आधे घंटे बाद उसने धीरे से आंखें खोलीं। इस समय उसके पूरे शरीर की दैवीय काली बिजली पहले ही पूरी तरह बिखर चुकी थी और इसका बड़ा हिस्सा उसके शरीर में बिखर गया था। ध्रुवांश का चेहरा पीला था और हर हल्की हरकत से ऐसा दर्द होता था जैसे उसका मांस चीर दिया गया हो, जिससे असहनीय पीड़ा हो रही थी। गंजे बूढ़े ने संतुष्ट होकर उतरते हुए कहा, तुम कामयाब हो गए। ध्रुवांश ने कड़वी हंसी दी और कुछ नहीं बोला। उसने आंखें बंद कीं और अपने शरीर की चोटों को देखने लगा। गंजे बूढ़े ने हाथ हिलाया और अनंत और भव्य चेतना शक्ति फट पड़ी और ध्रुवांश के शरीर में घुसी, जिससे उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं और दैवीय काली बिजली से बची चोटों को पूरी तरह ठीक होने दिया। गंजे बूढ़े की मदद से कुछ 10 मिनटों में ध्रुवांश की चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। गंजे बूढ़े ने हंसकर पूछा, फिर से? ध्रुवांश का शरीर ठंडा कांप गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले और उसने सिर हिलाया। गड़गड़ाहट की आवाजें फिर गूंजीं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे देर दोपहर में बदलता गया, ध्रुवांश ने बार बार अपने मांस और त्वचा के चीरने का एहसास झेला। जिंदगी और मौत के बीच लटकता रहा। उसे अपने शरीर से जलने की गंध तक महसूस हुई। अभी उसका पूरा शरीर लकड़ी के टुकड़े सा अचल हो गया था। बिजली शोधन मंच पर जब 18वीं दैवीय काली बिजली धीरे धीरे बिखरी, ध्रुवांश आखिरकार दर्द को और नहीं झेल पाया। पत्थर के मंच पर गिरते हुए उसका चेहरा मृत सा पीला था और वह लगातार हाँफ रहा था। अभी उसका शरीर ऐसा था जैसे पूरी तरह टूट चुका हो। गंजा बूढ़ा बिजली शोधन मंच पर उतरा। उसने अपनी हथेली ध्रुवांश पर रखी और चेतना शक्ति फट पड़ी। ध्रुवांश के शरीर की चोटों की जांच करने के बाद उसने अपनी हथेली हटाई। कुछ मुश्किल से ध्रुवांश ने थोड़ी ताकत वापस पाई, लेकिन उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, यहां तक कि वह अपनी उंगलियां हिलाने की इच्छा भी नहीं रखता था। भले वह थका था, ध्रुवांश महसूस कर सकता था कि उसकी बिजलीराज शरीर शायद और मजबूत हो गई थी। इस तरह की आत्मयातना से वाकई कुछ फायदा था। गंजे बूढ़े की सूखी हथेली ध्रुवांश के शरीर पर काली चमक के साथ गुजरी। अगले पल ध्रुवांश ने अपने शरीर पर काले धब्बे उभरते देखे। तरल की तरह वे इधर उधर घूम रहे थे और ऐसी लहरें छोड़ रहे थे जो लोगों को बेचैन करती थीं। यह दैवीय काली बिजली का जहर था, लेकिन जाहिर था कि ध्रुवांश के शरीर में मौजूद जहर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गाढ़ा था। उन काले धब्बों को देखकर ध्रुवांश की खोपड़ी सुन्न हो गई। आखिरकार कोई भी अपने शरीर में ऐसी जानलेवा चीजें होने से सहज नहीं महसूस करता। गंजे बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, जहर की मात्रा अब काफी है। यह तुम्हारी शक्ति को छिपाने के लिए काफी होना चाहिए। ये शब्द ध्रुवांश के कंधों से भारी बोझ हटाने जैसे थे। शुक्र है, मुझे और बिजली से नहीं चोट खानी पड़ेगी। वह बोला, अब मैं तुम्हें बिजलीराज शरीर का पूरा संस्करण दूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि दैवीय काली बिजली के जहर को कैसे काबू करना है।
यह सुनकर ध्रुवांश का दिमाग तुरंत हिल गया। इतना दर्द झेलने के बाद वह आखिरकार कुछ मुआवजा पा सकता था। गंजे बूढ़े ने मुस्कुराकर अपनी सूखी उंगली बढ़ाई और ध्रुवांश के माथे पर टैप किया। जैसे ही उंगली बिजली की रोशनी से चमकी, बिजली की रोशनी का एक तरल टुकड़ा उसकी उंगली के साथ ध्रुवांश के माथे में घुस गया। जैसे ही बिजली की रोशनी का तरल ध्रुवांश के माथे में घुसा, उसे तुरंत अपने दिमाग में एक जबरदस्त बिजली की गड़गड़ाहट महसूस हुई। उसका शरीर हल्के से कांप गया और एक भव्य और जटिल जानकारी की लहर ज्वार सी उभरी। बिजली राज शरीर, मध्यम रैंक दैवीय स्तर की शरीर शोधन कला, आसमान और जमीन की बिजली ऊर्जाओं को इकट्ठा कर शरीर को शुद्ध और मजबूत करती है। जबरदस्त होने के अलावा कोई अपने शरीर से अंतरिक्ष को तोड़ सकता है और पहाड़ों को हिलाने की ताकत पा सकता है। इस दैवीय कला में ऊंची उपलब्धियां हासिल करने पर इसकी ताकत उच्च रैंक दैवीय स्तर की चेतना कला के बराबर हो सकती है। ध्रुवांश ने बुदबुदाया, उच्च रैंक दैवीय स्तर की चेतना कला के बराबर? वह हैरानी से आह भरी। शरीर शोधन दैवीय कलाएं दुर्लभ थीं और उसे नहीं लगा था कि बिजली राज शरीर इतनी ताकतवर होगी। इसे पूरी तरह सीखने पर इसकी ताकत उच्च रैंक दैवीय स्तर की चेतना कला से कम नहीं होगी। इस ग्रेड की दैवीय कला को तो चेतना अंक कक्ष में भी नहीं खरीदा जा सकता। बिजली चोट खाने की बात पर इतना दर्द झेलने के बाद मिले फायदे भी कम नहीं थे। पल भर में ध्रुवांश ने अपने दिल की उमड़ती भावनाओं को काबू किया। अपने दिमाग को शांत कर उसने इस दैवीय कला को सीखने और अनुकरण करने की पूरी प्रक्रिया शुरू की। ध्रुवांश का दिमाग बिजलीराज शरीर की बेहद जटिल ट्रेनिंग विधि में डूब गया। काफी देर बाद उसने धीरे से आंखें खोलीं और उनमें हैरानी की चमक थी। ट्रेनिंग विधि के मुताबिक बिजलीराज शरीर को 9 स्तरों में बांटा गया था, जिन्हें एक साथ नरुण बिजली शरीर कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार जब बिजलीराज शरीर अगले स्तर पर बढ़ती, एक बिजली ऋण बनता। जब बिजली ऋणों की संख्या 9 तक पहुंच जाती तो इसे इसमें बड़ी उपलब्धि माना जाता। उस स्तर पर सिर्फ शरीर की ताकत से मारा गया एक घूंसा एक साधारण परमार्थ रैंक के योद्धा को फोड़ सकता था। नरुण बिजली शरीर। ध्रुवांश की आंखों में गर्म जोश फटा। यह बिजलीराज शरीर वाकई असाधारण थी। शरीर शोधन दैवीय कलाओं में भी इसे काफी जबरदस्त माना जा सकता था। ध्रुवांश ने अपने आप से बुदबुदाया, मेरी बिजलीराज शरीर कितने ऋणों पर है। गंजे बूढ़े ने इसे सुनकर खींसें निपोरी और ताने मारते हुए कहा, जैसा तुम अभी हो, तुम तो पहले ऋण पर भी नहीं हो और ऋणों की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि बिजलीराज शरीर इतनी आसानी से सीखी और हासिल की जा सकती है? और जैसे जैसे तुम्हारी बिजलीराज शरीर का स्तर बढ़ेगा, शोधन की मुश्किल भी धीरे धीरे बढ़ेगी। एक बार जब तुम बिजलीराज शरीर के तीसरे ऋण स्तर तक पहुंच जाओ तो दैवीय काली बिजली तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रहेगी। वह बोला, उस समय तुम्हें दैवीय काली बिजली से भी ज्यादा ताकतवर बिजली का स्रोत ढूंढना होगा। तभी तुम अपने शरीर को शुद्ध कर पाओगे और अपनी बिजलीराज शरीर को और बढ़ा पाओगे। ध्रुवांश का चेहरा हल्का बदल गया। दैवीय काली बिजली से भी ज्यादा ताकतवर बिजली? अभी सिर्फ एक कमजोर दैवीय काली बिजली ने उसे लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। दैवीय काली बिजली से ज्यादा ताकतवर बिजली कितनी डरावनी होगी। ऐसा लगता था कि बिजलीराज शरीर भले जबरदस्त थी, लेकिन यह अपने आप को थोड़ा दबाने वाला रास्ता भी था। डरावनी बिजली ढूंढकर उससे चोट खाना बिजलीराज शरीर का अभ्यास करने वालों में से कई लोग ट्रेनिंग के दौरान चटक गए होंगे ना? गंजे बूढ़े ने हाथ हिलाकर कहा, ये बातें अभी तुमसे बहुत दूर हैं। तुम्हें सिर्फ अपने शरीर में दैवीय काली बिजली के जहर को महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और उसके हाथ एक रहस्यमय सील बनाने लगे। जैसे ही सील बनी, बिजली की गड़गड़ाहट सी आवाजें सुनाई दीं और बिजली की छोटी छोटी चमकें बाहर निकलने लगीं। ध्रुवांश के शरीर में, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में काली बिजली के छोटे छोटे टुकड़े उभरने लगे। ये बिजलियां उसके शरीर में इधर उधर घूम रही थीं और उसकी नसों, हड्डियों, मांस और खून को लगातार शुद्ध कर रही थीं। जब ध्रुवांश धीरे धीरे शोधन से आई सुन्नता में डूबने लगा, उसके शरीर में अचानक एक हल्की ठंडी और सिहरन भरी लहर उभरी। इसने तुरंत ध्रुवांश को उसकी ट्रेनिंग से जगाया। दिमाग की एक झलक के साथ
उसने देखा कि उसके शरीर के एक बहुत अच्छे छिपे हिस्से से चुपके से, बिना आवाज के, एक काली बूंद दिखी। अगले ही पल वह सीधे उसके खून और मांस से गुजरी। कई बार तो वह उसकी हड्डियों में भी छिप गई। लेकिन जहां जहां यह काली बूंद गुजरी, वहां खून, मांस, हड्डियों और नसों पर छोटे छोटे काले निशान छूट गए, जो जहर की खा जाने वाली प्रकृति का नतीजा थे। ध्रुवांश ने दिमाग में हल्का झटका महसूस किया। यह दैवीय काली बिजली का जहर है। यह चीज वाकई अजीब थी। अगर उसने बिजलीराज शरीर का पूरा संस्करण नहीं सीखा होता तो वह इसकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं कर पाता। जैसे ही ध्रुवांश ने उस काली बूंद को पकड़ा, उसके शरीर के कई हिस्सों में ठंडी, सिहरन भरी लहरें उभरने लगीं। ये उसके शरीर में छिपे दैवीय काली बिजली के जहर थे। इन जहरों को महसूस कर ध्रुवांश का सिर दुखने लगा। ये चीजें वाकई लोगों को बहुत फिक्र और परेशानी में डालती थीं। गंजे बूढ़े की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी। ध्रुवांश, मेरी बात सुनो। अपनी बिजलीराज शरीर सक्रिय करो और उन्हें अपनी दाहिनी हाथ की नसों की ओर खींचो। यह सुनकर ध्रुवांश थोड़ा हिचका। फिर दांत कसकर उसने शोधन विधि शुरू की। बिजलीराज शरीर सक्रिय करते हुए उसके शरीर में बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी और एक हल्की काली बिजली की किरण उसके मांस से गुजरकर दैवीय काली बिजली के जहर की ओर दौड़ी। जैसे ही दैवीय काली बिजली के जहर ने आने वाली काली बिजली को महसूस किया, वह तुरंत सिकुड़ गया, जैसे वह तुरंत उछलकर भागने वाला हो। यह देखकर ध्रुवांश ने जल्दी अपने नियंत्रण को ढीला किया। अगर यह जहर उसके शरीर में बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगा तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। उसने नहीं सोचा था कि वह अपनी बिजलीराज शरीर, जो पहले ऋण स्तर पर भी नहीं थी, से दैवीय काली बिजली के जहर के फटने को रोक पाएगा। जैसे ही ध्रुवांश ने नियंत्रण ढीला किया, दैवीय काली बिजली का जहर फिर शांत होने लगा। अगले पल उस बूंद को ध्रुवांश के नियंत्रण वाली काली बिजली से हल्की जानी पहचानी लहर महसूस हुई। थोड़ा हिचकने के बाद वह धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में उसकी ओर बढ़ी। उसी समय ध्रुवांश ने काली बिजली की किरण को जल्दी नियंत्रित किया और वह धीरे धीरे उसकी बांह की नसों में पीछे हटने लगी। इस तरह एक पीछे हटता और एक आगे बढ़ता। कुछ मिनटों बाद जहर की बूंद ध्रुवांश की बांह की नसों में आकर्षित हो गई। गंजे बूढ़े की आवाज फिर गूंजी, इसे अपनी बीच की उंगली की नस में खींचो। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और जहर की बूंद को धीरे से अपनी बीच की उंगली की एक छोटी नस में खींच लिया। वह नस उसकी बीच की उंगली की कई छोटी शाखाओं में से एक थी। एक नजरिए से यह एक बेकार नस थी, क्योंकि यह चौड़ी नहीं थी और बाकी नसों से ठीक से जुड़ी नहीं थी। लेकिन अब यह जहर को कैद करने के लिए सबसे अच्छी जेल बन गई थी। जहर को उस बेकार नस में खींचने के बाद ध्रुवांश ने काली बिजली की किरण से नस के प्रवेश द्वार को सील कर दिया। इस प्रक्रिया को मेहनत से 1 घंटे से ज्यादा दोहराने के बाद उसने अपने पूरे शरीर में मौजूद जहर को इस बेकार नस में खींच लिया। कई बूंदें दैवीय काली बिजली का जहर उस नस में घूम रही थीं। इस पल उन्हें शायद कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अचानक फटते हुए वे जोर से उस काली बिजली की किरण की ओर बढ़ीं, जो नस के प्रवेश द्वार को रोक रही थी। ये महसूस कर ध्रुवांश ने आंखें खोलीं और गंभीर नजरों से अपनी दाहिनी हाथ को देखा। अभी उसकी बीच की उंगली पूरी तरह जेठ काली हो गई थी। उसके गोरे हथेली की तुलना में यह बेहद आकर्षक थी और लोगों को रहस्यमय और क्रूर एहसास दे रही थी। ध्रुवांश ने गहरी आवाज में कहा, वे बाहर निकलने वाले हैं। उसकी बीच की उंगली लगातार कांप रही थी। गंजे बूढ़े ने उदासीन ढंग से सिर हिलाया और उसकी सूखी उंगली से अचानक मटमैली सुनहरी खून की एक बूंद निकली। दिखते ही वह टटपटाई और सीधे ध्रुवांश की हथेली पर गिरी, फिर तेजी से उसमें समा गई। ध्रुवांश की दाहिनी बांह से मटमैली सुनहरी चमक फैलने लगी, फिर धीरे धीरे सिकुड़ती गई और एक सुनहरा ऋण बन गया। उसकी हथेली पर घूमते हुए यह आखिरकार ध्रुवांश की बीच की उंगली में घुस गया। एक सील की तरह बदलते हुए सुनहरा ऋण ने ध्रुवांश की बीच की उंगली में जहर को पूरी तरह कैद कर लिया, जिससे वे फिर छटपटा न सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी लाइक नहीं है तो कृपया एक लाइक जरूर करें और हम कहानी शुरू करते हैं। इसके साथ ध्रुवांश की बीच की उंगली का जेट काला रंग
धीरे धीरे अपनी मूल रंगत में लौटने लगा। फिर भी वह अभी भी अपनी बीच की उंगली में छिपे दैवीय काली बिजली के जहर को महसूस कर सकता था। गंजे बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, वह सील उन जहरों को कैद कर सकती है। मैंने उसका नियंत्रण तोड़ दिया है, तो तुम्हें अब वह सील अपनी मर्जी से काबू करने में सक्षम होना चाहिए। वह बोला, इसे तुम्हारा दूसरा फायदा माना जा सकता है। दैवीय काली बिजली दोधारी तलवार है। भले यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके इस्तेमाल को भी कम मत आंको। वह आगे बोला, आगे जब तुम दूसरों से भिड़ो तो चुपके से इसे सक्रिय कर सकते हो और अपनी उंगली से इशारा कर सकते हो। हाँ, उस समय सिद्ध रैंक का दुश्मन भी तुरंत गंभीर चोट खा जाएगा। शिकारी युद्ध के दौरान अगर तुम्हारे पास यह चाल होती तो तुम्हें उस गगन नाम के लड़के से इतना जोखिम लेने की जरूरत भी न पड़ती। एक छुअन्न से तुम्हारा काम हो जाता। यह सुनकर ध्रुवांश को तुरंत खुशी हुई और उसने चमकती आंखों से अपनी लंबी और पतली बीच की उंगली को देखा। उसे नहीं लगा था कि दैवीय काली बिजली का जहर इतना बड़ा काम कर सकता है। लगता है उसे वाकई ढेर सारे फायदे मिले थे। ध्रुवांश ने हंसकर कहा, आगे से मैं इसे दैवीय काली बिजली उंगली कहूंगा। उसने अपनी हथेली कसी। उसने इसे सबसे नजदीकी और आसान नाम दिया था, लेकिन इतने आसान नाम के बावजूद इसमें जबरदस्त मारक ताकत थी। काफी देर तक अपनी उंगली को खुशी से देखने के बाद ध्रुवांश ने सिर उठाया और अगले निर्देशों के लिए पहल की। बुजुर्ग, अब हम क्या करें? इतने फायदे लेने के बाद अगर वह कुछ योगदान नहीं देता तो उसे थोड़ा अपराध बोध होता। गंजे बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, थोड़ी देर में मैं हरकत में आऊंगा और बिजली आत्मा को बाहर खींचूंगा। जब ऐसा होगा तुम बिजली समुद्र में जाओ और बिजली देव गोली की तलाश करो। याद रखना, तुम्हारी ताकत के साथ भले तुमने बिजली राज शरीर का पूरा संस्करण सीख लिया हो, तुम बिजली समुद्र में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही रह सकते हो। इसलिए इस समय सीमा में अगर तुम बिजली देव गोली नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें तुरंत बाहर निकलना होगा, वरना तुम तुरंत राख हो जाओगे। ध्रुवांश ने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। जाहिर है वह अपनी छोटी सी जान से खिलवाड़ नहीं करता। ध्रुवांश का सिर हिलाना देखकर गंजे बूढ़े ने और शब्द नहीं कहे और उसे आधा घंटा और आराम करने दिया। जब ध्रुवांश पूरी तरह ठीक हो गया तो वह धीरे धीरे हवा में उठा। जैसे ही गंजा बूढ़ा हवा में उठा, ध्रुवांश को अचानक अंतरिक्ष में जोरदार उथल पुथल महसूस हुई। उसके आसपास के अंतरिक्ष से रेखाएं पागलों की तरह फैलने लगीं, जिससे एक अंतरिक्ष तूफान सा फट पड़ा और पूरा अंतरिक्ष कांपने लगा। एक बेहद डरावना दबाव फैला। इस दबाव के नीचे यहां तक कि अंतरिक्ष भी कांपने लगा। यह परमार्थ का दबाव था। यह दबाव परमार्थ सफेद ड्रैगन से भी ज्यादा ताकतवर था। गंजे बूढ़े के चेहरे पर शांत भाव था और उसके पीछे एक जेठ काला समुद्री ज्वार फटने लगा। लहरों में एक अनंत विशाल मछली सा प्राणी उसमें से उड़ा। जैसे ही उस दहाड़ ने आसमान और जमीन को दहला दिया, वह विशाल मछली सा प्राणी अनंत लहरों को चीरता हुआ निकला और उसने ड्रैगन के विशाल पंख फैलाए जो आसमान को ढकते और जमीन को छूते थे। यह नजारा बेहद डरावना था। ध्रुवांश बहुत हैरान था। यह उत्तरी दरिया ड्रैगन है? उत्तरी दरिया ड्रैगन बहुत विशाल था। यह लगभग 10,000 मीटर लंबा था। एक नजर में कोई इसका पूरा लंबाई नहीं देख सकता था। साथ ही उससे निकलने वाला दबाव इतना ताकतवर था कि अंतरिक्ष भी इसे झेल नहीं पा रहा था। जैसे ही उत्तरी दरिया ड्रैगन दिखा, गंजे बूढ़े का शरीर गायब हो गया और काले बिजली समुद्र में तुरंत जबरदस्त बिजली की गड़गड़ाहट फट पड़ी। ध्रुवांश ने उस ओर देखा तो उसने देखा कि बिजली समुद्र से हजारों मीटर लंबे काले बिजली खंभे आसमान की ओर उड़ रहे थे। बिजली समुद्र के ऊपर हवा में जमा होकर वे एक अनिश्चित आकार की काली बिजली आत्मा में बदल गए। बिजली तरल बिजली नदियों में बदलकर उससे टपक रहा था और जेठ काले बिजली की एक जोड़ी दिखी जो काले छेदों से बनी आंखों सी थी। जैसे ही वे दिखे, उन्होंने दूर में उत्तरी दरिया ड्रैगन को घूरा। उस अनिश्चित आकार की काली बिजली आत्मा ने गुस्से में दहाड़ मारी, जिससे काली बिजली की गड़गड़ाहट तबाही मचाने लगी जो हजारों मीटर चौड़े दायरे में गूंजी। ध्रुवांश ने फिर से ठंडी सांस खींची और उसकी आंखों में हैरानी थी। आसमान पर अनिश्चित बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी
और विनाशकारी ऊर्जाएं जैसे आसमान और जमीन को नष्ट करना चाहती हों उमड़ पड़ीं, जिसने लोगों को देखकर जबरदस्त डर पैदा किया। जैसे ही बिजली आत्मा दिखी, उसने अपने सबसे जानी पहचानी शख्स उत्तरी दरिया ड्रैगन को निशाना बनाया। उससे निकलने वाली अनंत लहरें उसे बहुत खतरा महसूस करा रही थीं। बिजली समुद्र पागलों की तरह फट पड़ा और 10 किलोमीटर ऊंची विशाल लहरें बनी। बिजली आत्मा के गुस्से में दहाड़ने के साथ 10 किलोमीटर ऊंची बिजली लहरें जमा हुईं और बिजली तुरंत उमड़ पड़ी। आसमान को ढकते और जमीन को छूते वे उत्तरी दरिया ड्रैगन पर दब गईं। लेकिन आने वाले हमलों का सामना करते हुए उत्तरी दरिया ड्रैगन की विशाल आंखों में ठंडी चमक थी। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और जेठ काली लहरें उमड़ पड़ीं। उन लहरों में अनंत ठंडी हवा थी जो अंतरिक्ष को भी जमा सकती थी। जैसे ही लहरें और बिजली लहरें आपस में टकराईं, बिजली लहरें तुरंत जम गईं। काली बर्फीली परत तेजी से फैलने लगी और बिजली की रफ्तार से बिजली समुद्र की ओर दौड़ी। बिजली समुद्र से अनगिनत काली बिजलियां जैसे गुस्साए ड्रैगन उमड़ पड़ीं। काली बर्फीली परत से जोर से टकराकर उन्होंने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ध्रुवांश बिजली शोधन मंच पर बैठा था और उसकी आंखें सामने हो रहे डरावने मुकाबले को देखकर हैरानी से भरी थीं। यह थी असली ताकत जो अंतरिक्ष को तोड़ सकती थी और सिर्फ हाथ उठाकर आसमान और जमीन को कंपाने की ताकत रखती थी। यह था परमार्थ रैंक, लेविरिया का असली योद्धा। ध्रुवांश की आंखों में गर्म जोश फटा। यही उसका ट्रेनिंग का लक्ष्य था। एक दिन वह भी ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अपने इरादों को तेजी से वापस लेते हुए ध्रुवांश ने अपनी नजर उथल पुथल वाले काले बिजली समुद्र की ओर मोड़ी। अभी चूंकि उत्तरी दरिया ड्रैगन पहले ही बिजली आत्मा को उलझा चुका था, यह बिजली समुद्र में घुसने का उसका सबसे अच्छा मौका था। भले आसमान को ढकते पागल और विनाशकारी काले बिजली के बोल्ट थे, ध्रुवांश के दिल में ज्यादा डर नहीं था। तुरंत अपने शरीर को खींचकर वह अचानक उड़ा और बिना आवाज के चुपके से बिजली समुद्र में घुस गया। यह देखकर उत्तरी दरिया ड्रैगन की विशाल आंखों में एक चमक थी और उसके हमले अचानक और अनिश्चित हो गए, जिसने बिजली आत्मा को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। जाहिर है वह बिजली आत्मा का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, वरना अगर ध्रुवांश पकड़ा गया तो उसका कोई भी लापरवाह बिजली बोल्ट उसे तुरंत राख कर देता। खुशकिस्मती से ध्रुवांश की ताकत वाकई बहुत कमजोर थी। उसे निकलने वाली चेतना शक्ति की छोटी सी लहरें टकराने वाली पार्टियों के डरावने मुकाबले से छिप गई थीं। इसलिए जब ध्रुवांश बिजली समुद्र के करीब पहुंचा, तब भी बिजली आत्मा ने उसे नहीं पकड़ा। यह देखकर ध्रुवांश ने चुपके से राहत की सांस ली और सामने के अनंत काले बिजली समुद्र को गंभीर नजरों से देखा। वहां खड़े होकर वह समुद्र में रेत के दाने सा था, पूरी तरह नगण्य। उनके आकारों के इतने बड़े फासले से दूसरों के मन में डर और भय उभरना बहुत आसान था। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कीं और उसकी काली पुतलियां काले बिजली समुद्र को घूर रही थीं। दांत जोर से कसकर वह हिला और प्रकाश की किरण बनकर सीधे अंदर उड़ गया। बिजली समुद्र की सतह पर एक बड़ी लहर बनी और ध्रुवांश की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। जैसे ही ध्रुवांश बिजली समुद्र में घुसा, उसे तुरंत इस समुद्र में फैली बिजली ऊर्जाएं महसूस हुईं। इस समुद्र में कई दैवीय काली बिजलियां तैर रही थीं। समुद्र में विशाल काले ड्रैगनों सी दिखतीं। वे डरावने ढंग से टटपटा रही थीं। ध्रुवांश के दिखते ही उसने तुरंत कुछ दैवीय काली बिजलियों का ध्यान खींचा और वे उसकी ओर तैरने लगीं। जाहिर है उन्होंने अपनी शक्ति से अलग शक्ति लहरें पकड़ी थीं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांश ने जल्दी अपनी बिजलीराज शरीर सक्रिय की, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की काली बिजली की किरण उभरी। साथ ही उसकी बीच की उंगली भी जेठ काली हो गई। जहर की लहरें निकलने से उसकी चेतना शक्ति की लहरें छिप गईं। जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी हरकत पूरी की, दैवीय काली बिजली पहले ही उसके पास पहुंच गई थी। उसके शरीर के चारों ओर तैरते हुए उन्हें कुछ महसूस हुआ। इस समय ध्रुवांश ने जरा भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। ऐसी जगह में अगर वह जरा सा भी दैवीय काली बिजली से अलग दिखा तो वह तुरंत उनसे राख हो जाता। खुशकिस्मती से उसकी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी।
गंजा बूढ़ा वाकई उसे राख नहीं करना चाहता था। कुछ देर उसके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद दैवीय काली बिजली तैरकर चली गई। आखिरकार वे सिर्फ बिजली शक्ति का हिस्सा थीं और उनकी कोई बुद्धि नहीं थी। इसीलिए जाहिर था कि वे ध्रुवांश को खुद से अलग नहीं कर पाए। ध्रुवांश ने अपने माथे पर उभरे ठंडे पसीने को पोंछा। एक हरकत के साथ वह मछली सा बिजली समुद्र में उड़ा। बिजली तरल को चीरते हुए वह बिजली समुद्र की गहराइयों में उड़ गया। यह बिजली समुद्र बहुत विशाल था और ध्रुवांश को नहीं पता था कि बिजली देवगोली किस दिशा में थी, लेकिन सोचने पर वह चीज शायद वहां जन्मी होगी जहां बिजली ऊर्जाएं सबसे गाढ़ी थीं। इसलिए जाहिर था कि गहराइयां बिजली देवगोली के जन्म की सबसे संभावित जगह थीं। लेकिन कहना और करना दो अलग बातें थीं। इतने विशाल बिजली समुद्र में बिजली देवगोली की तलाश करना अभी भी आसान काम नहीं था। ध्रुवांश ने मेहनत से तलाश की, लेकिन 10 मिनट बीतने के बाद भी उसे जरा सा भी फायदा नहीं मिला। जैसे जैसे वह बिजली समुद्र की गहराइयों में और गहरा गया, मिलने वाली दैवीय काली बिजलियां और डरावनी होती गईं। उनके आकार हजारों मीटर लंबे थे। दूर से देखने पर वे समुद्र की तलहटी में बैठे ठंडे काले ड्रैगनों से थे जो लोगों का खून जमा देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ध्रुवांश को थोड़ी बेचैनी और अधीरता होने लगी। भले वह अपनी बिजली राज शरीर और जड़ पर भरोसा कर रहा था, यह सिर्फ अस्थायी उपाय था और जाहिर था कि यह हालत ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। एक बार आधा घंटा पूरा होने पर वह बिजली समुद्र की बिजली ऊर्जाओं की खा जाने वाली प्रकृति का विरोध नहीं कर पाएगा। उस समय वह तुरंत राख हो सकता था। ध्रुवांश ने सोचा, मैं इस तरह अंधेपन में नहीं रह सकता। अगर ऐसा किया तो समय ही नहीं बचेगा। उसके दिमाग में तेजी से विचार उभरे और उसकी आंखें चमकीं। काफी देर बाद उसकी आंखों में स्पष्टता लौटी। गहरे सोचते हुए वह बुदबुदाया, भले इस बिजली समुद्र की बिजली ऊर्जाएं डरावनी हैं, लेकिन यह समुद्र उनसे भरा है। उनमें से कुछ में जरूर कुछ जानकारी होगी। चूंकि बिजली देवगोली इस बिजली समुद्र की उत्पत्ति का प्रतीक है, तो बिजली समुद्र में लहराने वाली बिजली ऊर्जाओं में जरूर कुछ प्रतिक्रिया होगी। ध्रुवांश का यह विचार काफी साहसी था। इस बिजली समुद्र में उसकी ताकत जाहिर तौर पर बहुत कमजोर थी। जरा सी गलती उसे सैकड़ों हजारों बार नष्ट कर सकती थी। पहले उसे बिजली समुद्र की बिजली ऊर्जाओं से बचना चाहिए था, लेकिन अब वह पहल करके उनसे वह जानकारी लेने की योजना बना रहा था जो उसे चाहिए थी। अपने आप से बुदबुदाने के बाद ध्रुवांश ने आखिरकार फैसला कर लिया। अगर वाकई कुछ बदकिस्मती हुई तो वह तुरंत मुड़ेगा और निकल जाएगा। अपनी बिजली राज शरीर और जहर की छिपाई पर भरोसा करके उसे इस जगह से आसानी से निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह माना जाएगा कि उसने यह काम नाकाम कर दिया। लेकिन इस समय ध्रुवांश के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसे ऐसा जोखिम लेना ही था। फैसला करने के बाद ध्रुवांश ने और हिचक नहीं की। एक विचार के साथ उसके शरीर की काली बिजली की किरण हल्की मंद पड़ने लगी। वह इसे पूरी तरह छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था और वह सिर्फ बिजली समुद्र की बिजली ऊर्जाओं का ध्यान थोड़ा थोड़ा खींच सकता था और इस तरीके से तलाश कर सकता था। जैसे ही ध्रुवांश के शरीर की काली बिजली की किरण धीरे धीरे मंद पड़ी, उसे तुरंत शांत बिजली ऊर्जाएं उथल पुथल और उमड़ने लगीं। यहां तक कि दूर की विशाल दैवीय काली बिजलियों को भी यह बदलाव महसूस हुआ। जैसे ही एक बिजली शक्ति ने उसके शरीर को छुआ और उसे चीरकर गुजर गई, ध्रुवांश ने तुरंत अपनी बिजली राज शरीर सक्रिय की। बिजली की किरण फट पड़ी और उसके पूरे शरीर को फिर से ढक लिया। बदलाव महसूस करने वाली दैवीय काली बिजली फिर रुक गई और धीरे धीरे तैरकर शांत हो गई। बिजली की किरण से ढके ध्रुवांश का शरीर जोर से कांप रहा था। उसके शरीर में घुसी बिजली शक्ति में जाहिर तौर पर काली बिजली की ताकत थी, जिसने इसे बेहद जबरदस्त बनाया था। लेकिन खुशकिस्मती से उसने पहले कई दैवीय काली बिजली की चोटें झेली थीं, इसलिए थोड़ा प्रतिरोध बना था। कुछ समय बर्बाद करने के बाद उसके शरीर की बिजली शक्ति को आखिरकार उसने अवशोषित और शुद्ध कर लिया। बिजली शक्ति को शुद्ध करने के बाद ध्रुवांश की आंखों में एक काली बिजली चमकी। सिर झुकाकर उसने जेठ काले बिजली समुद्र में एक जगह को देखा और उसकी आंखों में खुशी उभरी। वाकई
उस बिजली शक्ति से उसे कुछ अनोखी लहरें महसूस हुई थीं। उन लहरों की उत्पत्ति उस जगह थी जहां वह देख रहा था। बिजली देव गोली जरूर उस जगह पर थी। एक हरकत के साथ ध्रुवांश मछली सा बिजली समुद्र में उड़ा, अपनी रफ्तार बढ़ाकर उस जगह की ओर उड़ गया। अपनी बढ़ी रफ्तार की वजह से कुछ मिनटों के छोटे अंतराल में ध्रुवांश बिजली समुद्र की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गया। वहां बिजली समुद्र का रंग और रहस्यमय काला हो गया था। जेठ कालापन स्याही सा था और थोड़ा क्रूर लग रहा था। समुद्र के तरल में बिजली चमक रही थी, विनाशकारी लहरें छोड़ रही थीं। इससे ध्रुवांश की खोपड़ी हल्की सुन्न हो गई। ऐसी जगह वाकई वहां नहीं थी जहां वह एक छोटा बदलाव चरण योद्धा आना चाहिए था। ध्रुवांश की आंखों में बिजली फटी और वह लगातार अपने आसपास की तलाश करता रहा। काले बिजली तरल को भेदते हुए वह अपने निशाने की तलाश में रहा। ध्रुवांश की आंखों में बिजली फटी और वह लगातार अपने आसपास की तलाश करता रहा। जेठ काले बिजली तरल को भेदते हुए वह अपने निशाने की तलाश में रहा। इस समय उसका आधा समय बाकी था। अगर ध्रुवांश ने अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाई तो वह और नहीं टिक पाता और उसे बिजली समुद्र से भागना पड़ता। उसके चेहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अभी उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी और अधीरता थी। जब उसका दिल आग सा अधीर था, अचानक उसकी आंखें जोर से सिकुड़ीं। तेजी से आगे उड़कर और बिजली तरल से गुजरते हुए उसकी हथेली ने जैसे किसी झिल्ली सी चीज को छुआ। एक विचार के साथ उसकी हथेली से एक काली बिजली की किरण फटी और उसके शरीर को ढक लिया और वह धीरे धीरे उस सतह से गुजर गया। उसके गुजरते ही उसे तुरंत महसूस हुआ कि विनाशकारी ऊर्जाओं वाला काला बिजली तरल पूरी तरह गायब हो गया था। उस पल आसपास का बिजली समुद्र भी गायब हो गया था। ध्रुवांश ने जिज्ञासा से आसपास देखा और बोला, यह क्या है? उसे समझ आया कि वह एक अलग अंतरिक्ष में था जो बिजली समुद्र की आसपास की गहराइयों से स्वतंत्र था। जाहिर है, यह जगह सिर्फ सबसे कीमती चीजों को छिपाने के लिए थी। ध्रुवांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने इस अलग अंतरिक्ष की सबसे बीच की जगह को देखा। तुरंत उसकी सांसें उस पल रुक गईं और उसके चेहरे से छिपाई न जा सकने वाली खुशी और उत्साह फट पड़ा। उसकी नजरों की दूरी में 1 मीटर चौड़ा काला कमल अंधेरे अंतरिक्ष में तैर रहा था। कमल जैसे लगातार अपने आप में घूमते तरल से बना था। कमल की सबसे बीच की जगह में एक काला मोती था, लगभग एक शिशु के सिर जितना, जो धीरे धीरे घूम रहा था। उस मोती से अनघट लहरें निकल रही थीं, जैसे वह आसमान और जमीन की बिजली ऊर्जाओं की उत्पत्ति हो। ध्रुवांश की आंखों में आग फट पड़ी। उसने आखिरकार बिजली देव गोली ढूंढ ली थी। इस अलग थलग अंतरिक्ष में ध्रुवांश ने उस गोल मोती को देखा जिसका जेठ कालापन काले छेद सा था और उसका दिल बेहद खुशी से भरा था। उसकी लहरों से ध्रुवांश को यकीन था कि उसने अपना निशाना ढूंढ लिया था, बिजली देव गोली। ध्रुवांश ने अपने दिल में उमड़ती खुशी और उत्साह को दबाया और बोला, आखिरकार मिल ही गई। वह सतर्क रहा। तेजी से आगे उड़कर वह उस काले तैरते कमल के करीब पहुंचा जो काले तरल से बना लगता था। करीब पहुंचने पर ध्रुवांश ने देखा कि काला कमल जैसे काले बिजली तरल से बना था, लेकिन भले वह तरल सा दिखता था, यह लोगों को एक रहस्यमय एहसास देता था कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और ध्रुवांश को इस बिजली तरल से बने काले कमल से जरा भी विनाशकारी लहरें नहीं मिलीं। यह बिजली समुद्र की उन अनिश्चित बिजली ऊर्जाओं से पूरी तरह अलग था जो जैसे आसमान को नष्ट और जमीन को तबाह करना चाहती थीं। काले तरल से कमल को कुछ देर देखने के बाद ध्रुवांश ने अपना ध्यान बिजली देव गोली पर लगाया। यह उसका मुख्य लक्ष्य था और उसे इसे तुरंत हासिल करना था क्योंकि उसका बचा समय कम होता जा रहा था। हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली के बीच से काली बिजली की किरणें फटीं। उंगली हिलाने के साथ वे किरणें उड़ीं और बिजली देव गोली को रेशम के कीड़े के कोकून सी लपेट लिया। चूंकि ध्रुवांश की बिजली राज शरीर ने दैवीय काली बिजली की कुछ शक्ति अवशोषित की थी, बिजली देव गोली ने अपनी ही उत्पत्ति की शक्ति के खिलाफ जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। इस तरह ध्रुवांश ने इसे बहुत आसानी से हासिल और संग्रह कर लिया। सब कुछ इतना आसान होता देख ध्रुवांश ने राहत की सांस ली।
उसकी हथेली से एक चूषण बल फटा और बिजली की किरण में लिपटी बिजली देव गोली उसकी हथेली में उतर गई। लेकिन जैसे ही बिजली देव गोली उसकी हथेली पर उतरी, अलग थलग अंतरिक्ष तुरंत जोर से कांपने लगा। अंतरिक्ष मुड़ने और विकृत होने लगा और इसके टूटने के संकेत दिखने लगे। यह नजारा देखकर ध्रुवांश का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने तुरंत बिजली देव गोली संग्रह की और निकलने वाला था, लेकिन उसकी नजर बीच में तैरते काले तरल कमल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक हल्का विचार आया। भले उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि इस बिजली तरल कमल का क्या काम है, लेकिन बिजली देव गोली के साथ उसी जगह जन्म लेने की वजह से यह जरूर कोई साधारण चीज नहीं थी। जब यह उसकी आंखों के सामने थी तो क्यों ना इसे भी ले लिया जाए, वरना ऐसा मौका फिर कब आएगा। ध्रुवांश की आंखें चमकीं और उसने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली के बीच से फिर बिजली की किरणें फटीं और बिजली तरल कमल को ध्रुवांश की हथेली में ले आईं। बिजली तरल कमल को संग्रह करने के बाद ध्रुवांश ने वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और विस्फोटक ढंग से उस जगह से उड़ गया। टूटते अलग थलग अंतरिक्ष से गुजरकर वह फिर से बिजली समुद्र की रहस्यमय गहराइयों में दिखा। एक काली बिजली की किरण ने ध्रुवांश के शरीर को ढक लिया। अपनी ताकत की सबसे ऊंची सीमा तक रफ्तार बढ़ाकर वह पागलों की तरह बिजली समुद्र की गहराइयों से बाहर उड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, बिजली आत्मा जो ऊपर हवा में उत्तरी दरिया ड्रैगन से उलझी थी, से एक जबरदस्त क्रूर दहाड़ फटी। जैसे पागल होकर उससे अनगिनत काली बिजली की किरणें फटीं, जिसने उसकी ओर अनंत उमड़ती काली लहरों को दूर फटने पर मजबूर कर दिया। बिजली आत्मा के इस अचानक पागलपन को देखकर उत्तरी दरिया ड्रैगन खुशी से भर गया। ऐसा लगता था कि ध्रुवांश ने शायद बिजली देव गोली ढूंढ ली थी। बिजली आत्मा की दहाड़ के साथ अनगिनत काली बिजलियां जैसे विशाल ड्रैगन उड़ पड़ीं। बिजली समुद्र की ओर गरजते हुए उन्होंने ध्रुवांश को मारने की कोशिश की, जिसने बिजली देव गोली चुराई थी। लेकिन उत्तरी दरिया ड्रैगन जाहिर तौर पर उसे ध्रुवांश को मारने नहीं देगा। उसने अपना विशाल मुंह खोला और अंतरिक्ष को जमा सकने वाली ठंडी काली हवा उमड़ पड़ी, जिसने बिजली की किरणों को पूरी तरह जमा दिया। उत्तरी दरिया ड्रैगन की लगातार रुकावट देखकर बिजली आत्मा पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसका विशाल शरीर अचानक फट पड़ा और आसमान को ढकने वाला बिजली तरल बन गया। एक चीख के साथ वह बिजली समुद्र की ओर उमड़ा। लगभग 1 मील लंबी विशाल काली दैवीय बिजली में बदलकर उसने बिजली समुद्र को चीरा। बेजोड़ रफ्तार के साथ वह बिजली समुद्र की एक जगह पर उतरा। ध्रुवांश जब बिजली समुद्र में जल्दबाजी में उड़ रहा था, उसके शरीर के हर रोम से ठंडा इरादा फटा और मौत की एक अनघट शक्ति ने उसके दिल को ढक लिया। गुस्से से सिर उठाकर उसने देखा कि बिजली समुद्र चीरा जा रहा था। लगभग 1 मील लंबी काली दैवीय बिजली उससे गुजरी। स्वर्गीय सजा सी उसने उसके आसपास के अंतरिक्ष को निशाना बनाया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुवांश का चेहरा मृत सा पीला पड़ गया। इस स्तर के हमले का सामना करते हुए उसके पास न तो बचने का रास्ता था, न ही इसे झेलने की ताकत। इस तरह के हमले का सामना करते हुए वह सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश पूरी तरह बेबस था, बिजली समुद्र अचानक एक डरावनी शक्ति से चीरा गया। काली ठंडी हवा गरजती हुई आई और दैवीय काली बिजली के आने से ठीक पहले उसने ध्रुवांश को अपने अंदर लपेट लिया। काली ठंडी हवा एक हिमखंड में बदल गई और ध्रुवांश को, जो कई परतों की रक्षा में था, उसकी गहराइयों में कैद कर लिया। जैसे ही दैवीय काली बिजली ने हिमखंड पर जोर से वार किया, बिजली समुद्र तुरंत फट पड़ा और हजारों मीटर ऊंचा बिजली तरल उमड़ पड़ा। हिमखंड से विशाल दरारें फैलीं, लेकिन आखिर में उसने बिजली आत्मा के गुस्से भरे वार को झेल लिया। हिमखंड उड़ गया। एक चमक में वह बिजली समुद्र से गुजरकर हवा में दिखा। उत्तरी दरिया ड्रैगन का विशाल और अनंत शरीर तेजी से सिकुड़ा और वह गंजे बूढ़े की कमजोर और नाजुक शक्ल में बदल गया। ध्रुवांश के सामने उतरकर उसने सामने के उथल पुथल वाले बिजली समुद्र को कस कर देखा। उसमें बिजली आत्मा गुस्से में दहाड़ रही थी। हजारों मीटर ऊंचा बिजली तरल भेजकर उसने गंजे बूढ़े पर फिर से हमला करने की कोशिश की। यह देखकर गंजे बूढ़े ने ठंडा फुफकारा। जैसे ही उसके हाथ धुंधले हुए,
बिजली समुद्र के आसपास का अंतरिक्ष अचानक विकृत होने लगा और काली ठंडी हवा फट पड़ी। एक बेजोड़ विशाल काली बर्फीली जेल में बदलकर बिजली समुद्र को उसमें कैद कर लिया। अनगिनत काली बिजलियों ने बर्फीली जेल की सतह पर वार किया, लेकिन वह उसे तोड़ और चकनाचूर नहीं कर सकी। पहले गंजा बूढ़ा डरता था कि बिजली आत्मा अपनी मौत महसूस कर बिजली देव गोली को नष्ट कर देगी, इसलिए उसने इतनी ताकत इस्तेमाल करने में हिचक दिखाई थी। अब जब वह डर गया था तो बिजली आत्मा, जिसकी बुद्धि ज्यादा नहीं थी, जाहिर तौर पर उसका मुकाबला नहीं थी। बिजली आत्मा को कैद करने के बाद गंजा बूढ़ा मुड़ा और ध्रुवांश को देखकर हंसा, अपनी हथेलियां रगड़ते हुए। उसकी मौजूदा शक्ल में आसमान को तोड़ने और जमीन को चीरने वाली भव्य शक्ति और रवैया जरा भी नहीं था। ध्रुवांश ने उसे नाखुशी भरी नजरों से घूरा, लेकिन बिना समय बर्बाद किए उसकी बड़ी हथेली में एक काली बिजली की किरण दिखी। बिजली की किरण बिखरने के बाद एक इंसान के सिर जितनी बिजली देव गोली दिखी। बिजली देव गोली की सतह पर अनगिनत छोटे बिजली भांवर धुंधले दिख रहे थे। जैसे ही यह लगातार घूमती, गहरी और धीमी बिजली की गड़गड़ाहट गूंजती। बिजली देव गोली निकालते ही आसपास बिजली की किरणें बनने लगीं और एक बेहद रहस्यमय नजारा बना। बिजली देव गोली देखकर गंजे बूढ़े की आंखें तुरंत लाल हो गईं। एक झपट्टे में उसने इसे ले लिया। भले काली बिजली की किरणें उसकी सूखी हथेली पर टकराईं, उसने उसे जरा भी नहीं हिलने दिया। बिजली देव गोली! गंजे बूढ़े की आंखों से भावनाएं उमड़ पड़ीं। इस बिजली देव गोली के लिए उसने सैकड़ों सालों तक तैयारी की थी। आखिरकार आज उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। इस बिजली देव गोली के साथ वह एक कदम आगे बढ़ सकता था और 9वें रैंक परमार्थ की सीमा तोड़कर असली धरातल परमार्थ बन सकता था। काफी देर तक भावुक रहने के बाद गंजा बूढ़ा आखिरकार शांत हुआ और बिजली देव गोली को संग्रह किया। सीमा तोड़ना जाहिर तौर पर आसान नहीं था। भले उसने बिजली देव गोली हासिल कर ली थी, फिर भी उसे इस कोशिश के लिए ढेर सारी तैयारियां करनी थीं। गंजे बूढ़े ने ध्रुवांश को देखा और बोला, ध्रुवांश, इसे मेरा तुम पर एहसान मान लो। ध्रुवांश ने हंसकर जवाब दिया, बुजुर्ग, आप बहुत नम्र हैं। मुझे जो फायदे मिले हैं वे पहले ही काफी हैं। मुझे डर है कि मैं यह एहसान नहीं ले सकता। वाकई उसने न सिर्फ बिजलीराज शरीर का पूरा संस्करण पाया, बल्कि दैवीय काली बिजली उंगली और चेतना रोशनी सशक्तिकरण भी मिलने वाला था। ये फसल पहले से ही बेहद भरपूर थी। गंजे बूढ़े ने इरादे भरी मुस्कान के साथ कहा, हां, लगता है तुम्हें मिले फायदे वाकई काफी बड़े हैं। उसने ध्रुवांश को देखा। गंजे बूढ़े की नजर देखकर ध्रुवांश ने तुरंत अपराधबोध भरी मुस्कान दी। अपनी आस्तीन हिलाकर उसने बिजली समुद्र से मिला बिजली तरल कमल सामने लाया। ध्रुवांश ने इशारा करते हुए समझाया, बुजुर्ग, यह वह चीज है जो मुझे बिजली देव गोली के साथ उसी जगह मिली थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। गंजे बूढ़े ने बिजली तरल कमल को देखा और उसकी आंखों में रोशनी की किरण चमकी। हैरानी के साथ वह बोला, यह तो बिजली देव कमल लगता है, एक बहुत दुर्लभ स्वर्गीय खजाना। बिजली देव गोली की तरह इसका जन्म बिजली ऊर्जाओं में बहुत कम मौके पर होता है। मुझे नहीं लगा था कि यह बिजली समुद्र एक साथ बिजली देव गोली और इस बिजली देव कमल को जन्म देगा। बिजली देव कमल! उसके स्पष्टीकरण से ही ध्रुवांश को पता चला कि यह बिजली तरल कमल क्या था। नाम से जाहिर था कि यह कोई असाधारण चीज थी। गंजे बूढ़े ने हाथ हिलाकर कहा, चूंकि यह बिजली देव कमल तुमने ढूंढा है तो यह भी तुम्हारा होना चाहिए। ध्रुवांश ने सिर आगे झुकाया। जाहिर है उसे नहीं लगा था कि गंजा बूढ़ा इतना उदार होगा। आखिरकार यह बिजली देव कमल कोई साधारण चीज नहीं थी। गंजे बूढ़े ने मुस्कुराकर समझाया, भले बिजली देव कमल बहुत दुर्लभ है, लेकिन मौजूदा मुझे इसके ज्यादा काम नहीं है। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। यह बिजली देव कमल तुम्हारी बिजली राज शरीर की ट्रेनिंग पर बहुत अच्छा असर डालेगा। आगे जब तुम इस पर बैठकर अभ्यास करोगे तो तुम इससे अनंत बिजली ऊर्जाएं अवशोषित कर अपने शरीर को शुद्ध कर पाओगे। यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह तुम्हारी बिजली राज शरीर की प्रगति को बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरीट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरीट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है।
यह सुनकर ध्रुवांश को थोड़ी खुशी हुई। इस बिजली देव कमल का इतना अप्रत्याशित दैवीय असर था। वह अभी चिंता कर रहा था कि उसकी बिजलीराज शरीर का अभ्यास और ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। उसे नहीं लगा था कि यह बिजली देव कमल उसकी कुछ परेशानियों को हल कर देगा। ध्रुवांश ने सच्ची आवाज में कहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया बुजुर्ग। भले यह थोड़ा खतरनाक था, लेकिन उसे मिले फायदे इस जोखिम को सही ठहराने के लिए काफी थे। उसे यकीन था कि अगर गंजे बूढ़े ने यह बात फैलाई होती तो अनगिनत लोग अपनी जान लड़ाकर उसकी मदद करने को दौड़ पड़ते। लेकिन अफसोस, इस स्तर के लोग जो अपने शरीर से दैवीय काली बिजली झेलकर जिंदा बच सकें, बहुत कम थे। सोचने पर अगर यह बात न होती तो उत्तरी दरिया ड्रैगन उसे ढूंढने नहीं आता। गंजे बूढ़े ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीन हिलाई, ध्रुवांश को पकड़ा और बिजली इलाके के आखिरी स्तर को छोड़कर 9वें स्तर की एक पहाड़ी पर ले गया। वहां का अंतरिक्ष पिछले स्तर जितना दबाव भरा नहीं था। भले हर जगह बिजली की नदियां तैर रही थीं, यह बिजली इलाके के आखिरी स्तर से अनगिनत गुना बेहतर था। गंजे बूढ़े ने हल्की मुस्कान दी और ध्रुवांश को देखा। वह बोला, अब अगला काम, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारे चेतना रोशनी सशक्तिकरण में मदद करूंगा। ये 3 शब्द सुनकर ध्रुवांश के दिल में अनियंत्रित उत्साह की चमक थी। भले इस यात्रा में उसकी फसल भरपूर थी, लेकिन जाहिर तौर पर चेतना रोशनी सशक्तिकरण ने ध्रुवांश को सबसे ज्यादा उत्साहित किया था। बिजलीराज शरीर, जिसे लंबे समय तक अभ्यास और ट्रेनिंग की जरूरत थी, की तुलना में चेतना रोशनी सशक्तिकरण सबसे कम समय में उसकी ताकत को बढ़ा और प्रगति दे सकता था, बिना किसी दुष्प्रभाव के। अभी उसकी ताकत सिर्फ बदलाव चरण प्रारंभिक स्तर पर थी। श्रीणु, लीकांश और बाकियों जो सिद्ध रैंक पर थे की तुलना में यह फासला बहुत बड़ा था। शिकारी युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने के बाद उसने सिर्फ मुश्किल से जीत हासिल की थी, और यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि गगन जरा भी घमंडी नहीं था। वरना अगर वे सचमुच आखिरी दम तक लड़ते तो ध्रुवांश को जीत का यकीन नहीं था। आखिरकार बदलाव चरण से सिद्ध रैंक का फासला वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन अगर उसकी ताकत कुछ और बढ़ सकती तो उसे सिद्ध रैंक के दुश्मन का सामना करने में इतनी तकलीफ नहीं होती। गंजे बूढ़े ने हंसकर कहा, अपनी चेतना रोशनी निकालो। बिजली देव गोली पाने के बाद गंजे बूढ़े का मूड बहुत अच्छा था। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और उसकी उंगली हिली, जिससे एक चमकदार और शानदार रोशनी का गुच्छा उड़ा और एक चमकता पारदर्शी रत्न बन गया। रत्न के अंदर अनंत शुद्ध चेतना शक्ति लगातार निकल रही थी। इस चेतना क्रिस्टल को निकालने के बाद ध्रुवांश ने बाकी चेतना सेनापति के चेतना क्रिस्टल भी निकाले। भले उनके असर चेतना राजा के क्रिस्टल जितने जबरदस्त नहीं थे, लेकिन कितने भी छोटे हों, मांस तो मांस था। लेकिन गंजे बूढ़े को उन चेतना सेनापति के क्रिस्टलों की परवाह नहीं थी और उसने सिर्फ चेतना राजा का क्रिस्टल पकड़ा। सिर हिलाकर वह बोला, चेतना रोशनी क्षेत्र कुछ जादुई है। यह जो चेतना शक्ति जमा करता है वह बहुत शुद्ध लगती है। इसे सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना वाकई इससे ज्यादा उपयुक्त नहीं हो सकता। भले आसमान और जमीन की चेतना शक्ति अनंत और भव्य थी, वे हमेशा दूसरी ऊर्जाओं से दूषित होती थीं। अगर कोई उन्हें अवशोषित करना चाहता तो उसे पहले उन्हें शुद्ध करना पड़ता। लेकिन चेतना रोशनी क्षेत्र अलग था। भले वह बड़ा अंतरिक्ष नहीं था, लेकिन उसमें जमा चेतना शक्ति बाहरी दुनिया की चेतना शक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा शुद्ध थी। गंजे बूढ़े ने कहा, बिजली देव कमल निकालो। उस चीज की मदद से तुम्हारे चेतना रोशनी सशक्तिकरण के नतीजे एक पायदान और बेहतर होंगे। यह सुनकर ध्रुवांश को थोड़ा आश्चर्य और खुशी हुई। लगता था कि बिजली देव कमल वाकई ट्रेनिंग और अभ्यास के लिए एक खजाना था। अपनी आस्तीन हिलाकर बिजली देव कमल दिखा और हवा में तैरने लगा। काला बिजली तरल धीरे धीरे पानी सा घूम रहा था। फिर भी उसने अपनी कमल की शक्ल बरकरार रखी। एक हरकत के साथ ध्रुवांश बिजली देव कमल के शीर्ष पर बैठ गया। जैसे ही उसने बिजली देव कमल को छुआ, उसे तुरंत बिजली ऊर्जाओं की लहरें चुपके से फटती महसूस हुईं और फिर वे उसके शरीर में घुस गईं। इन बिजली ऊर्जाओं में दैवीय काली बिजली की शक्ति थी, लेकिन यह पहले की उन अनिश्चित बिजली किरणों से बहुत दूर थी जिन्होंने उसे चोट दी थी।
ध्रुवांश के शरीर में धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में घुसकर वे उसकी मांसपेशियों, नसों, खून की नलियों और हड्डियों से गुजरीं और सुन्नता का एहसास छोड़ गईं। इस पल ध्रुवांश के शरीर की बिजली राज शरीर जैसे अपने आप सक्रिय हो गई थी। उसका पूरा शरीर एक लालची भेड़िए सा था जो उन बिजली ऊर्जाओं को लालच से निगल रहा था। उन ऊर्जाओं पर भरोसा करके ध्रुवांश ने अपने शरीर को शुद्ध करना शुरू किया। ध्रुवांश ने बरबस ही आराम से सफेद हवा की एक गड्डी छोड़ी। सफेद हवा में बिजली की छोटी छोटी चमकें थीं। यह बिजली देव कमल वाकई एक अच्छा खजाना था। इस तरह का अभ्यास पहले की बिजली चोटों की तुलना में अनगिनत गुना ज्यादा आरामदायक था। गंजे बूढ़े ने उंगली हिलाई और चेतना राजा का क्रिस्टल तुरंत उसके हाथ से उड़ा और आखिरकार ध्रुवांश के सिर के ऊपर तैरने लगा। अगले पल ध्रुवांश के शरीर को सजाने वाली चेतना रोशनी तारों भरे आसमान सी थी। शुद्ध चेतना शक्ति की लहर फैली। हल्की धुंध सी उसने ध्रुवांश को अपने अंदर लपेट लिया। गंजे बूढ़े ने अपनी आस्तीन हिलाई और बोला, शुरू करने की तैयारी करो। काली ठंडी हवा उसके अंदर से फटी। चेतना रोशनी को जोर से एक साथ खींचते हुए रोशनी की किरणें तुरंत और चमकदार हो गईं, क्योंकि चेतना रोशनी पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ गई थी। आखिरकार वे सीधे चेतना राजा के क्रिस्टल में उड़ गईं। क्रिस्टल से जबरदस्त और ताकतवर चेतना शक्ति फट पड़ी। इसकी शुद्धता की वजह से क्रिस्टल की सतह पर चेतना शक्ति की बूंदें बन गई थीं, जो चकाचौंध चमक बिखेर रही थीं। गंजे बूढ़े की सूखी उंगली ने अंतरिक्ष पर टैप किया और एक अनंत चेतना शक्ति की किरण अचानक उड़ पड़ी। आखिरकार आसमान से उतरकर यह ध्रुवांश को, जो बिजली देव कमल पर बैठा था, अपने अंदर लपेट लिया। अनंत और शुद्ध चेतना शक्ति बाढ़ के पानी सी ध्रुवांश के शरीर में घुस गई। यह चेतना शक्ति बहुत शुद्ध थी। बिना किसी शोधन की जरूरत के इसे ध्रुवांश के चेतना समुद्र में बैठी आत्मा के छोटे खुले मुंह ने पूरी तरह चूस लिया। आत्मा के शरीर के चारों ओर चेतना शक्ति का हल्का दिखा, जबकि अनंत चेतना शक्ति ध्रुवांश की हर नस और हड्डी में लहरा रही थी। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा चेतना शक्ति अंदर आई, ध्रुवांश को महसूस हुआ कि काफी सारी चेतना शक्ति उसके शरीर से निकलने लगी थी। यह बहुत आम बात थी, क्योंकि कोई भी चेतना रोशनी सशक्तिकरण की सारी चेतना शक्ति को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर सकता था। ध्रुवांश के शरीर में घुसने वाली चेतना शक्ति का लगभग आधा हिस्सा उसका अवशोषण बच रहा था। निकलती चेतना शक्ति को देखकर ध्रुवांश को दिल में दर्द हुआ, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यह जाहिर तौर पर उसके बस की बात नहीं थी। जाहिर है, भले वह कुछ नहीं कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं कि गंजा बूढ़ा भी नहीं कर सकता। ध्रुवांश के शरीर से निकलती चेतना शक्ति को देखकर गंजे बूढ़े के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। जब वह ध्रुवांश के चेतना रोशनी सशक्तिकरण का समर्थन कर रहा था, तब भी चेतना शक्ति इतनी बेकाबू थी। अगर वह ध्रुवांश को सिर्फ आधे सशक्तिकरण का मजा लेने देता, तो यह वाकई उसकी इज्जत को चोट पहुंचाता। उसने उंगली बढ़ाकर कहा, सब मेरे लिए वापस अंदर जाओ। एक काली ठंडी धारा तुरंत ध्रुवांश के शरीर की ओर उड़ पड़ी। अगले पल एक काली बर्फीली परत फैली और ध्रुवांश को अपने अंदर लपेट लिया। जैसे ही ध्रुवांश को बर्फीली परत ने लपेटा, निकलने की कोशिश कर रही चेतना शक्ति को फिर से उसके शरीर में धकेल दिया गया। यह एक ताकतवर शख्स के समर्थन में चेतना रोशनी सशक्तिकरण का फायदा था। गंजे बूढ़े की जबरदस्त ताकत के साथ वह आसानी से सबसे सटीक तरीके से ध्रुवांश का चेतना रोशनी सशक्तिकरण पूरा कर सकता था। बाकी बुजुर्गों के लिए जाहिर तौर पर ऐसी पूरी अटलता हासिल करना मुश्किल था। चूंकि चेतना शक्ति को उसके शरीर में वापस धकेला जा रहा था, ध्रुवांश फिर से उन्हें महसूस कर सकता था, जिसने उसे बरबस तारीफ करने पर मजबूर किया। वाकई उत्तरी दरिया ड्रैगन के लायक। वह वाकई चेतना शक्ति को ध्रुवांश के शरीर में वापस धकेल सकता था, बिना उसे नुकसान पहुंचाए या चेतना शक्ति को बर्बाद किए। गंजे बूढ़े के समर्थन में चेतना रोशनी सशक्तिकरण के साथ ध्रुवांश अपनी सारी सतर्कता छोड़ सकता था। ध्यान लगाकर उसने अपनी आत्मा सक्रिय की और अनंत उमड़ती चेतना शक्ति को पूरी तरह अवशोषित करना शुरू किया। ध्रुवांश को, जो बिजली देव कमल पर बैठा था, पूरी तरह ट्रेनिंग अवस्था में डूबा देख गंजे बूढ़े ने हल्के से सिर हिलाया।
उसने सशक्तिकरण का बर्बर तरीका नहीं चुना। उस तरह का सशक्तिकरण बहुत नुकसानदायक होता और उसके दर्जे और वरिष्ठता के साथ वह जाहिर तौर पर उस तरीके को नहीं चुनता, और यह ध्रुवांश को बहुत निराश करता। ध्रुवांश ने उसकी बिजली देव गोली हासिल करने में मदद की थी और यह अभी भी उसे कृतज्ञता महसूस कराता था। इसलिए गंजे बूढ़े को समय और एकाग्रता की बढ़ती जरूरत की परवाह नहीं थी। उसने सबसे सटीक और सबसे किफायती तरीका चुना। ध्रुवांश के शरीर में घुसने वाली हर चेतना शक्ति की नब्ज ठीक उसकी ऊपरी सीमा पर थी, जो वह अवशोषित कर सकता था। इसके बाद जब ध्रुवांश ने आखिरी नब्ज को पूरी तरह अवशोषित कर लिया, तो शुद्ध चेतना शक्ति की एक और नब्ज उसके शरीर में घुस जाती। ये जैसे अनंत था और जरा भी सुस्ती का एहसास नहीं देता था। इस तरह यह ध्रुवांश को धीरे धीरे गहरी ट्रेनिंग अवस्था में ले जाता। इससे सशक्तिकरण के नतीजे और बेहतर होते। उत्तरी कायनात अकादमी में इतने सटीक नियंत्रण की काबिलियत वाले लोग बहुत कम थे। साधारण छात्रों के चेतना रोशनी सशक्तिकरण के लिए वे सबसे निचले स्तर का तरीका था। उस तरीके में किसी की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। चेतना रोशनी क्षेत्र से निकलते ही चेतना रोशनी अपने आप निकलती और उनके शरीर में घुस जाती थी। जाहिर है, इस तरीके में 60 से 70% तक बर्बादी हो सकती थी, जो बिखर जाती थी। जब गंजा बूढ़ा हवा में बैठा, उसकी आंखें ध्रुवांश को, जो चेतना रोशनी सशक्तिकरण ले रहा था, कसकर घूर रही थीं। उसने जो सशक्तिकरण तरीका अपनाया था, वह समय की बहुत बर्बादी करता था, लेकिन कोई भी इस छोटी और नगण्य समस्या को नजरअंदाज कर देता। गंजे बूढ़े ने कहा, अब इस चेतना रोशनी सशक्तिकरण के खत्म होने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।